कराची वालों खबरदार, होशियार, ये शहर बैरूत जैसी हौलनाक तबाही के खदशात की जद में है। बंदरगाह पर मौजूद केमिकल के कंटेनर्स बम बन सकते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए बहरी उमूर में तहलका खेज इंकशाफ, इसी पर करेंगे बात। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते मजालिम, चीन पर इल्जामात की बौछार। मोदी सरकार चाहती क्या है? भारत की जालिमाना पॉलिसीज खित्ते के लिए हैं किस कदर खतरनाक? आज हम इस पर भी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। हमारी टॉप स्टोरीज, आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज हमें कश्मीर पर खास तौर से बात करनी पड़ेगी। यौम आशूर कितना मुश्किल से वहां पर गुजरा, ये हम आपको आज सबसे पहले बताएंगे। भारतीय फौज ने मकबूजा वादी में यौम आशूर तक का लिहाज ना किया, किसी बात का लिहाज ना किया। 10 मुहर्रम का जुलूस बरामद किया गया। यहाँ से ये लोग गुजर रहे थे तो फिर क्या हुआ? गुंडागर्दी, दहशतगर्दी शुरू हो गई। पैलेट गन से फायरिंग की गई। दर्जनों अज़ादार जख्मी हुए। वो जो कुर्बानी को सलाम करने निकले थे, उनकी राह में कांटे बिछाए गए, उन पर कांटे बरसाए गए। पाकिस्तान ने इंसानियत सोच इस वाक़े को इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा इस सारे के सारे मामले का फौरी तौर पर नोटिस ले, ये भी कहा गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फौज 2011 से कश्मीरियों के खिलाफ पायलट गन्स का इस्तेमाल कर रही है और तब से पाकिस्तान ने हर फोरम पर यह मामला उठाया है। भारतीय दहशतगर्दी के नतीजे में अब तक बड़ी तादाद में कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, बिनाई से महरूम हो चुके हैं, लेकिन जुल्म का ये सिलसिला वहां थम नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कश्मीर की आज हम बात करें, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम समेत दीगर खारजा अमूर पर भी आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने। शाह साहब, गुड मॉर्निंग कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले प्लीज़ कमेंट कीजिएगा जो हालात है इस वक्त कश्मीर में, अज़ादारों पर भारतीय फौज के ये मजालिम, पायलट गन्स का फिर से इस्तेमाल, पहले भी कई बार रिपोर्ट किया गया, आज फिर। और सर, ये तो वो मौके होते हैं, ये तो ऐसे मौके होते हैं कि जिसमें ये कोशिश की जाती है कि ये इस पे तो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन भारत में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। हमने मकबूजा वादी में तो ये खास तौर पर देख लिया। वजह तौर पर आपने निशानदेही की है कि इस साल आपने देखा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज़ादारी पर जो पाबंदी आयद की गई, जितने जुलूस थे, जितनी मजालिस थी, उनकी इजाज़त न दी गई। और न सिर्फ इजाज़त न दी गई बल्कि लोगों पर तशद्दुद किया गया। टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, गिरफ्तारियां हुई। और ये एक ऐसा मुल्क जो दावेदार हो इंसानी हुकूक का, जो मजहबी आज़ादी का प्रचार करता हो और कहता हो कि हमारे यहाँ सेकुलर रिवायत है, उसके बिल्कुल बरक्स है, उसकी नफी करता है। और दुनिया को देखना चाहिए। पहले आपने देखा कि ईद के मौके पर इन्होंने मसाजिद को ताले लगा दिए और अब मुहर्रम के अयाम में इन्होंने लोगों पर जो जुल्म बर्पा किया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये पूरी पाकिस्तान में, पूरी उम्मा में इस पर बहुत ही एक लोगों को गम गुस्सा है। लोगों ने एहतजाज किया है और कर रहे हैं। मैं क्योंकि आपने जिक्र किया है तो मैं वजह तौर पर पाकिस्तान की शहरियों का, उलमा का और अवाम का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने मिसाली यकजहती का मुजाहरा किया और मुहर्रम के अयाम में एक जो सब्र, तहम्मुल और वफादारी का सबूत दिया। उससे अल्हम्दुलिल्लाह सारी तकरीबात और जो जिम्मेदारियां थी इंतजामिया ने लोगों के ताउन से मिल के निभाई। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हम जानते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स मौजूद थे जो फिरका वारियत को हवा देना चाहते थे। लोगों ने फहम फरासत से उनके इरादों को दफना दिया। फहम होना चाहिए इस सिलसिले में, लेकिन ना बात फिर वही भारतीय रवैये की तरफ मैं लेकर आना चाहूँगी। पहले तो इजाज़त ना दें आप लोगों को निकलने की, और फिर उसके बाद में सर फायरिंग कर देना, शेलिंग कर देना, पैलेट गन्स का इस्तेमाल, इसके ऊपर तो ऑलरेडी भारत पर थू थू हो चुकी।
इनको शर्मिंदा किया भी गया, इनको शर्मसारी उठाना भी पड़ी, खिफ़्फ़त उठाना पड़ी, सारी दुनिया में पोस्टर्स बनते रहे, लेकिन इन्होंने ये मौका भी जाने नहीं दिया। मतलब सारी दुनिया अगर गाली देगी तब भी भारत का रवैया वही रहेगा सर, वैसे का वैसे ही रहेगा। कि कितनी तशवीश की बात है, कितने अफसोस की बात है। सही कहा कि भारत के रवैये में हमें कोई नरमी दिखाई नहीं दे रही। आपने देखा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जब लोग कोविड का निशाना बने और ये वबा तेजी से जो हिंदुस्तान में फैल रही है, उसने कश्मीर में भी अपना रंग दिखाया, लेकिन उसके बावजूद कोई वहाँ कोई जो पाबंदियां थी उस पर नरमी नहीं बरती गई और उसी तरह मिलिट्री सीज जारी रहा, मुहासरे जारी रहे, फेक एनकाउंटर्स होते रहे, सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस जारी रहे। और शाह साहब, जहां तवज्जो होनी चाहिए वहां नहीं। सबसे ज़्यादा कोरोना पेशेंट्स जो है, वो कोरोना केसेस जो है वो इनके यहाँ रिपोर्ट हो रहे हैं। एक तरफ तो ये कि अवेयरनेस लोगों को देना वो भी भारतीय सरकार का ही काम, दूसरी तरफ उनको फैसिलिटी देना वो भी भारतीय सरकार का काम। और वो काम किस तरह से कर रहे हैं सर? वो जो एक कोविड के लिए स्पेशल वार्ड बनाया जाता है, वहाँ पर एक बेड पे दो लोगों को लिटा देना, वहाँ पर डॉक्टर्स आ ही नहीं रहे, स्टाफ आ ही नहीं रहा लोगों को पूछने के लिए, कचरा साफ नहीं हो रहा। सर एक तरफ तो खित्ते में बेअमनी फैला रहे हैं, अपने लोगों को मार रहे हैं, कुचल रहे हैं, अपना किसी को नहीं जान रहे अलावा ज़मीन के टुकड़े के, वो चाहिए भारत को खाली। दूसरे ये कि ये तो एक आलमी मसला है, कोरोना तो आलमी मसला है, वहाँ पर भी अगर मोदी का दिमाग ना चले, लोगों का दिमाग ना चले भारत के, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ कि फिर अब वाकई सारे के सारे मामले का दीगर अक़वाम को भी नोटिस लेना चाहिए, उनको इस सिलसिले में सीरियसली कुछ करना चाहिए, बात करनी चाहिए। यकीनन नोटिस लेना चाहिए। आपने सही निशानदेही फरमाई है, नोटिस लेना चाहिए। अब देखिए, कोरोना की वबा को जिस तरह हिंदुस्तान में मिस हैंडल किया गया है, अब तो मैं और आप क्या हम तबसरा करें, टाइम मैगजीन की कवर स्टोरी का आप मुताला कीजिए और उसमें एक ऐसा जरीदा जो बड़ा एक रिस्पेक्टेबल है, वो अपनी पूरी कवर स्टोरी में जिक्र करता है कि किस तरह मिसहैंडलिंग की गई, कोई मनसूबाबंदी नहीं थी, कोई उसके तदारुक का सही एहतमाम नहीं किया गया, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, जो क्लैंप डाउन किया गया, जो लॉकडाउन किया गया, वो भी किसी मनसूबाबंदी के तहत नहीं था और उसने लोगों की तकलीफ में इजाफा किया। और सारे का सारा ध्यान तो जाहिर है उस जगह लगा है जहाँ पर नहीं होना चाहिए, इंसानी हुकूक। एग्जैक्टली ऐसा है। शाह साहब, मैं एक कमेंट चाह रहा था, जो इंडिया और चाइना के दरमियान मामलात हैं, लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश से मुतालिक भी जो खबरें आई और जो इंडिया इल्ज़ामात लगा रहा है चाइना पर, बजाय इसके मामलात को हल करे, बजाय इसकी अपनी गलती तस्लीम करे, नए इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जी, मैं अभी जब चीन गया था तो चीन के वजीर खारजा से स्टेट काउंसलर फॉर मिस्टर वांगी से मेरी इस मौजू पर बातचीत हुई और ये मैं अर्ज कर रहा हूँ 21 अगस्त की। ठीक, तो वो तफसीली उन्होंने मुझे ब्रीफ किया जो लद्दाख की सूरत हाल है, जो भारत का वहाँ तजावुज है और जो उन्होंने जो एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म्स हैं उनकी किस तरह खिलाफ वर्जी की, किस तरह एक मुतनाज़ा इलाके पर उन्होंने कंस्ट्रक्शंस का आगाज किया, उनको कब्जे में लेने की कोशिश की और प्रोवोक किया। चीन के सोल्जर्स को जो वहाँ तैनात थे उनको प्रोवोक किया और लड़ाई का आगाज किया और उन्होंने अपना दिफा किया। अब ये मैं बात कर रहा हूँ 21 तारीख की, 29 और 30 को गालिबन एक और उन्होंने तजावुज की कोशिश की और चीन ने दिफा करने की कोशिश की और वो स्टैंड ऑफ जो है वो अभी भी बरकरार है। शाह साहब, आपसे तो उन्होंने खुल के भी बात कर ली, सिर्फ यही मौजू नहीं रहा, बहुत सारे मौजूआत रहे, लेकिन ये जो इल्ज़ामात ताज़ा तरीन जो इन्होंने लगाए चाइना पर, चाइना ने किसी बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, कोई रिएक्शन भी नहीं दिया, उनको इस लायक भी नहीं जाना कि उनकी सारी की सारी बात के ऊपर उनको यही कह देते कि भाई झूठ नहीं बोलो, इल्ज़ाम नहीं लगाओ। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है खिफ़्फ़त किसी के लिए भी कि वो उछल के इतना कुछ कहते रहे और आगे से कोई रिएक्शन भी नहीं आ रहा हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि चीन जानता है कि दुनिया
हकायक पहचान चुकी है। वो जानता है कि हकीकत क्या है और तजावुज कौन कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वो जो उनके जो कार्रवाइयाँ जो वो हिंदुस्तानी अफवाज कहती रही हैं कि उन्होंने वहाँ मेजर्स लिए हैं, वो जानते हैं उनमें कोई दमखम नहीं है, उन मेजर्स में कोई दमखम नहीं है। जब पहले उनने पंजा आजमाई की तो मार खाई और 20 लाशें छोड़कर भागे, जो बाद में उनको वहां से लेनी पड़ी। और अब भी अगर वो करेंगे तो चीन का और भारत का कोई मुकाबला नहीं है। चीन को एतमाद है, एक तो उन्हें अपने नुक्ते नजर पर एतमाद है और दूसरा उन्हें अपनी फोर्सेस पर एतमाद है। सही। शाह साहब, कमिंग बैक टू द पायलट गन्स इशू, इस पर एक और कमेंट मुझे इस तरीके से चाहिए शाह साहब के जो इदारे हैं इंडिया के, लगता है कि वो भी इन्फ्लुएंस्ड हैं मोदी सरकार के, वो इन्फ्लुएंस्ड हैं इस पॉलिसी के। फॉर एग्जांपल अगर हम पायलट गन्स के इस्तेमाल की बात करें तो हाई कोर्ट ने भी उनको सपोर्ट किया कि आप पायलट गन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ज़ाहिर पिटिशन फाइल हुई। तो सर ये इदारों का काम होता है चीज़ों का नोटिस लेना, लेकिन वही इदारे मातहत हैं मोदी सरकार के। आप देख रहे हैं कि इदारों का वहाँ हाल आपके सामने है। आपने इदारों की कारकर्दगी तो जब बाबरी मस्जिद को मिसमार किया जा रहा था और अब वहाँ जो एक मंदिर की तामीर का संग बुनियाद रखा गया है, तो वहाँ भी आपने इदारों का जो तवज्जो है, जो कारकर्दगी है और जो इंसाफ का मयार है, वो आपके सामने है। बिल्कुल। तो शाह साहब, फिर इस मामले को आलमी फोरम्स पर उठाना इंतहाई ज़रूरी है, ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से बल्कि दीगर ममालिक की तरफ से भी, क्योंकि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। इस पायलट गन के इस्तेमाल पर बैन लगना चाहिए और ये इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। शाह साहब, फौरी तौर पर क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान इन इश्यूज को उठा रहा है। मैंने हर फोरम पर ज़बानी भी और तहरीरी तौर पर भी इस तरफ निशानदेही की है कि ये इंसानियत के खिलाफ एक कदम है और इसका तदारुक होना चाहिए, इस पर रुकावट डालनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जहाँ हुकूमत पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रही है, जहाँ वजारत खारजा अपना किरदार अदा कर रही है, वहाँ जो इंसानी हुकूक की अलमबरदार तंजीमें हैं, जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे पाकिस्तान की हैं या बैरून मुल्क इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज हैं, उन्हें भी आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि जब सिविल सोसाइटी की आवाज उठती है तो उसमें वजन होता है। और हर जगह डेमोक्रेसीज के अंदर, मैं समझता हूँ पार्लियामेंट्स के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर और ह्यूमन राइट्स बॉडीज में ये आवाज जितनी मौसर तरीके से उठाई जाएगी उतना इसका असर होगा। एग्जैक्टली। अच्छा शाह साहब, थोड़ा सा हम ना अपने मसाइल के ऊपर भी ना अपने देश की बात भी कर लेते हैं थोड़ी सी। आपने अभी अयाम मुहर्रम इसका तो तस्करा किया कि इस पर जो वक्त का तकाजा था, जो रवादारी के तकाजे हैं, वो सारे के सारे निभाए गए पाकिस्तान भर में, जो कि बहुत अच्छी मिसाल है, रोशन मिसाल है, ऐसे ही होना चाहिए था। दीगर मामलात भी ऐसे हैं कि जिस पर कितने इख्तिलाफात हों, ख़ासतौर पर मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रही हूँ, अब कितने इख्तिलाफात हों, बाज़ मामले ऐसे हैं कि जिस पे कंसेंसस डेवलप्ड है, उसमें ना आपको बहुत कोशिश करनी पड़ती है, ना ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा उस अंदाज में मुतहर्रिक होती है जैसे कि दीगर मामलात में। सर, ये कितनी अच्छी एग्जाम्पल है कि हम लड़ें भी और हम साथ में काम करें भी। ये हम इसी समत में चल रहे हैं, एक अच्छी समत है शाह साहब। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत में अंदर मुख्तलिफ आरा होती है, मुख्तलिफ सियासी जमातें होती हैं, अपना नुक्ता नज़र होता है और उसके इजहार का सबको हक पहुंचता है। लेकिन फिर आप देखते हैं गुफ्तो शुनीद से कि मुल्क के मफाद में क्या है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने 2 मिसालें रखना चाहूँगा। एक, जो FATF की कानून साजी हो रही है, अब ये ज़रूरत किसकी है? ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने की कोशिश कौन कर रहा है? हिंदुस्तान कर रहा है। अगर इस पे हम कोई पेशकदमी नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, फायदा किसको होगा? हिंदुस्तान को होगा। नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान को होगा। हमने इसी जज्बे के तहत इसको हम असेंबली में लेकर गए और जो ऑपोजिशन के जायज, जो उनकी निशानदेही पर जो तरामीम थी, हमने उनको भी इनकॉर्पोरेट किया। अब हैरानी की बात यह है कि यही ऑपोजिशन की जो मेन पार्टीज हैं, वो कौमी असेंबली में उसी बिल पर वोट करती हैं। उनके लीडर
लीडरान उस पर वोट करते हैं सही। और सेनेट पे जाकर उसकी मुखालफत कर देते हैं। अब बताइए वो क्या पैगाम दे रहे हैं, और इससे हिंदुस्तान खुश नहीं होगा तो क्या होगा? उन्हें तो मौका मिल जाएगा कि आइंदा आने वाले इजलास में वो पाकिस्तान को उसी जगह धकेले रखे जहां पाकिस्तान है। अब हम चाहते हैं कि अब भी वो अपने रवैये पर नजरसानी करें और जॉइंट सेशन में मुल्क के मफाद को सामने रखते हुए आगे बढ़े। एक दूसरा नुक्ता अगर आपके पास टाइम है तो इजाजत मैं कर दूं। दूसरा नुक्ता है कराची की सूरत हाल आपके सामने है। अब कोई शक नहीं कि जो बारिशें हैं वो गैर मामूली नौइयत की हैं, बिल्कुल, और इसका मुकाबला हमने सबने मिलके करना है। हमने किसी को नीचा नहीं दिखाना। इस पे कोई शक नहीं कि वजीर आजम ने वाज़ेह एक बयान दे दिया है कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत की पूरी मदद के लिए तैयार है, ठीक है। और उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है वो मुरतब करने का उसके अहकाम भी जारी कर दिए हैं। उसकी कई नशिस्तें भी हो गई हैं। उन्होंने खुद भी मीटिंग्स को चेयर किया। आज भी काबीना का इजलास है और यकीनन जो कराची की और सिंध की बिलखसूस सूरत हाल है वो ज़ेरे बहस आएगी। अब जब हम ये बात करते हैं कि आइए मिल के आगे चले, अब इसमें सियासत नहीं है। देखना ये है कि इस वक्त वहाँ अन्नाने हुकूमत किसके पास है, अख्तियारात किसके पास है। 7th नेशनल फाइनेंस अवार्ड के बाद सूबों के वसाइल की नौइयत क्या है, 18वीं तरमीम के बाद उनके अख्तियारात क्या है। अब ये बहस नहीं है, ये नुक्ताचीनी नहीं है, ये हकायक है। उन हकायक को सामने रखकर हमने देखना है हमने आगे कैसे बढ़ना है। ये कह देना कि आपने क्या किया, आपने क्या उससे मामला हल होंगे नहीं, उससे मामला हल नहीं। बिल्कुल अपनी गलती तस्लीम कीजिए, बिल्कुल गलती तस्लीम करें और उसके बाद कोऑर्डिनेशन से मामला हल होंगे। शाह साहब ऐसे ही है। मुसलसल 1988 से वहाँ पीपल्स पार्टी को मौका मिला है। अब 12 साल से तो मुसलसल हुकूमत में चले आ रहे हैं ना। वो वज़ीर आला उनके हैं, हुकूमत उनकी है, बल्दियात वफाक में भी रहे, लेकिन हालात क्या है सिंध के लोग अंदरूनी सिंध। मैं आपको बताऊं, कल मेरी बात हो रही थी। उमरकोट जिला है जी 1 लाख के करीब लोग सड़कों पे थे, क्योंकि पूरा शहर और पूरा जो मज़ाफात हैं वो पानी में डूब चुके हैं। इसी तरह थरपारकर की जो हालत है, वो पानी जो है वो तो रेगिस्तान है। रेगिस्तान में तो बारिश की लोग दुआएं करते हैं, लेकिन आज वहाँ कैफियत ये है कि वहाँ के इलाके भी जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। खास तौर पर एक उनका तालका इतनी बुरी तरह मुतासिर हुआ है जो जुड़ता है मीरपुर खास के साथ और बदीन के साथ। LBOD जो है, जो मंसूबा जिसमें अरबों रुपया खर्च किया गया, बर्बाद हो गया, बिल्कुल नाकाम हो चुका है वो मंसूबा। और वो जो वाटर चैनल था जिसने पानी के लिए एस्केप का रास्ता देना था, वो फेल हो गया। अब उसका जिम्मेदार कौन है? ये सब चीजें देखने वाली हैं और आइंदा के लिए हमें मंसूबा बिल्कुल शाह साहब, क्योंकि वक्त का मैं एक छोटा सा कमेंट प्लीज इस पर भी कर दीजिएगा। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी, उन पर इल्जामात लगे सर, लेकिन शिबली फराज साहब ने कहा कि कोई इल्जामात में हकीकत नहीं है, उन्हें यकीन है इस बात का। सर हुकूमत की राय इसमें क्या है? तहकीकात हो गई, क्लियर है सब? देखिए पहली बात तो ये है कि ये एक तरफा बात हो रही है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी को मौका दें और उन्हें वाज़ेह तौर पर कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं पूरा उस पर अपना एक मौक़िफ़ पेश करूंगा। उनको उनका मौक़िफ़ सुनिए। उनकी जो फैमिली है, उनके जो अजीज़ अकारिब हैं, जो उनके भाई हैं, उनकी अपनी एक ज़ाती हैसियत है, वो प्रोफेशनल्स हैं, उनका कारोबार है, तो उनका नुक्ता नज़र सामने आने देना। फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जब दोनों चीज़ें सामने आएंगी तो फिर आपको एक बेहतर अंदाजा बिल्कुल ऐसी सूरत हाल में कैरेक्टर असैसिनेशन होनी नहीं चाहिए, सोशल मीडिया पर स्पेशली होनी नहीं चाहिए। शाह साहब बेहद शुक्रिया। बदकिस्मती है शाह साहब कि ऐसा ही होता है, माजी में भी ऐसा ही होता है, इल्जामात लगते हैं और उसके बाद तहकीकात से पहले ही इल्ज़ाम ऐसे लगा दिया जाता है कि जैसे वाकई वो काम हुआ हो। बहुत शुक्रिया शाह साहब, साथ ऐसे बहुत से मामलात, लेकिन द वन लाइन इज कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, लेकिन इससे पहले हम बात कर रहे थे कश्मीर की। मेहमान की तरफ बढ़ते प्लीज, और कश्मीर का ही तस्करा होगा जैसे कि शुएब कह रहे हैं, ज़रूरी भी बहुत है। अब हम बात करेंगे जी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक से।
मशाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये फरमाइए, यौम आशूर जुलूस निकलता है, पहले मना कर देते हैं, फिर उसके बाद में जब जुलूस निकलता है तो ऐसा रिएक्शन जनाब, पैलेट गन्स का इस्तेमाल कर लिया अज़ादारों के साथ में, ऐसा रवैया ये इंतहाई ज़ालिमाना है। मकबूजा कश्मीर की ये सिचुएशन, ये वाक़यात, क्या कहेंगी इस पर आप? ये तो यजीदियत की हद पे, इंतहा पे पहुंच गई है मोदी सरकार। मुहर्रम की प्रोसेशंस पिछले 30 साल से ऊपर बैंड हैं वहाँ पे, और फिर भी लोग वहाँ पे निकलते हैं, और जब भी निकलते हैं वहाँ पे टेयर गैस शेलिंग की जाती है, अटैक किया जाता है, लोगों को अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो स्ट्रगल थी, जो इंसानियत, हक और लिबर्टी की थी, उन्होंने अपना सर नीचे नहीं किया बल्कि उनका सर कलम कर दिया गया। तो वो एक इतनी बड़ी रोल मॉडल है दुनिया भर में, जो लोग सफरिंग्स में है, चाहे वो पैलेस्टाइन में है, चाहे कश्मीर में है। तो मुहर्रम की एक ख़ास अकीदत वैसे भी मुसलमानों के लिए है और दुनिया भर में लोगों के लिए, मगर कश्मीरियों के लिए इसलिए क्योंकि वो दिन रात करबला से गुजर रहे हैं। तो जो शिद्दत, जो जज्बा उनके अंदर होता है मुहर्रम की प्रोसेशंस के अंदर, तो वो डायरेक्ट एक आप समझ लें कि हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही खतरे की घंटी होती है, क्योंकि वो कश्मीरियों का जज्बा किसी सूरत भी कम नहीं कर सकते। मगर बड़ी बदकिस्मती की बात है कि मुहर्रम में भी 9वीं और 10वीं पे भी आप देख सकते हैं जिस तरह बेरहमी से पैलेट्स यूज किए गए हैं, जिस तरह फास्फोरस शेल्स यूज की गई हैं, लोगों को मारा पीटा गया है, प्रोसेशंस जो हैं वो रोकी गई हैं, कॉर्डन ऑफ किए गए हैं, कर्फ्यूज इम्पोज किए गए हैं। हाईली एंड स्ट्रांगली कंडेमेबल है। ट्रू, बिल्कुल स्ट्रांगली कंडेम्ड। मुझे प्लीज़ ये बताइएगा मशाल साहिबा, क्योंकि कुछ खबरें हैं, कुछ इतलात हैं कि मकबूजा वादी में जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर अद्वियात की किल्लत है, इवन जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं वहाँ तक सामान नहीं पहुँच रहा है। बहुत ख़तरनाक हालात हैं ये, प्लीज़ इससे मुतालिक भी शेयर कीजिएगा वट एवर इन्फॉर्मेशन यू हैव। खतरनाक हालात हैं वहाँ पे, एक पूरा साल ही शॉर्टेज रहती है, दवाइयों की किल्लत रहती है, और ख़ास तौर पे जो फर्स्ट एड की सप्लाईज हैं, जो वैक्सीन्स हैं, जो इंजेक्शंस हैं, और डॉक्टर्स की भी बहुत कमी है वहाँ पे, पैरामेडिकल स्टाफ की। और वैसे भी अब तो कोरोना के दिन है, इसमें और भी ज़्यादा वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, और वैसे भी वहाँ पे आए दिन इतने ज़्यादा हंड्रेड्स की तादाद में लोग इंजर्ड होते हैं प्रोटेस्ट के अंदर। तो उनको वहाँ पे जब लेके जाया जाता है एम्बुलेंसेज में, तो उनके लिए वो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं। तो ये भी बहुत एक ख़तरनाक बात है कि जो फर्स्ट एड है वहाँ पे, और जो मेडिकल केयर है, और ऊपर से कोरोना है, तो ये लोग, कश्मीरी लोगों की जो जानें हैं, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी नहीं दी जा रही हैं। बहुत शुक्रिया मशाल साहब, आप हमारे साथ थी, इस सिलसिले में बात कर रही थी। तो ये है मकबूजा वादी में जो कुछ भारत कर रहा है, और भारतीय ये ही का तस्करा मैं करूं तो ये भी भारत की आदत है, ये भी मोदी सरकार की आदत है कि वो हर बात का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर देते हैं, फिर हर बात का इल्ज़ाम वो चीन पर धर देते हैं, और अगर वो इस किस्म की कोई उछल कूद करने की कोशिश करें तो चीन जवाब भी देता है, कभी थप्पड़ से और कभी खामोशी से। कभी वो उनको इतनी वक़्त ही नहीं देता कि आगे से जवाब दे। अब उन्होंने चीन की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया, इश्तियाल अंगेज़ी का इल्ज़ाम आयद किया। इसी के ऊपर, इसी सारे मामले के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि अब बात करें। हमारा साथ देंगे अब तज्ज़ियाकार हारिस नवाज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। सर, अल्लाह मियाँ इतना अच्छा सबको रखे, लेकिन मोदी सरकार से सबकी तवक्को नहीं है, किसी बात की तवक्को नहीं है। इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाते रहते हैं, फिर चीन पर लगाते रहते हैं। ये कौन सा गेम है? करना क्या चाहते हैं? देखें, ये एक इंतहा पसंद हिंदू एक्सट्रीमिस्ट सोच है, उसको लेके चल रहा है, और जिसकी वजह से इनका माइंड पॉल्यूट हुआ हुआ है, पूरी इंडियन हुकूमत का ये हुआ हुआ है, और हर तरफ इनको मुसलमान और उनसे दुश्मनी नजर आती है। और जो जुल्म बर्बरीत ये कश्मीर में कर रहे हैं मुहर्रम के दिनों में, ये अगर वहाँ पर गाय को लेकर बेचने भी जा रहा हो तो उसके ऊपर ये जुल्म करते हैं मुसलमान के ऊपर। और यहाँ पर इन बेचारों के साथ ये कि अपने रिलीजियस इनके ओकेजन्स हैं, या जिस तरह आप जो मजहबी है इनके मुहर्रम के अंदर, इनको वहाँ पर जुलूस ने निकालने दिया, जिन्होंने निकाला उनको पैलेट गन से बेचारों को, बच्चों को जख्मी किया और उनको शहीद किया। ये इसका हाल है। वजह यह है कि ये इस वक्त इतने परेशान है, ये खुद फंस चुका है बुरे हाल में। कोरोना वायरस ने इनकी तबाही करके रख दी है, इकोनॉमिक क्राइसिस इनके चल रहे हैं, चाइना ने इनको मार लगाई है, दुनिया इनको दहशतगर्द कह रही है, दुनिया इनके ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इनके ऊपर बातें बना रहे हैं, जिसकी वजह से अपने आवाम के टेंशन डाइवर्ट करने के लिए
ये दबा के कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं और पाकिस्तान में ब्लेम कर रहे हैं। ये वजूहत हैं आई थिंक, लेकिन अब वो दिन गुजरते नज़र आ रहे हैं और मुझे यकीन है कि आप कुछ अर्से में आप देखेंगे इंडिया की अपने मसाइल इतने बढ़ जाएंगे कि वहाँ पर इनकी स्टेट्स की टूट फूट शुरू हो जाएगी और यही उम्मीद है मुझे कि बड़ी अनकरीब हम इसको देंगे। सर सबसे पहले तो इनका ध्यान तो सेहत आम्मा पर भी नहीं है। मतलब आम बीमारियां तो छोड़ें, उसका तदारुक तो छोड़ें, इनसे तो कोरोना से भी फाइट नहीं किया जाता। इनका सारा ध्यान कभी पाकिस्तान कभी चीन के ऊपर होता है। सर ये तो अभी हम शाह साहब से भी बात कर रहे थे, ये तो आलमी मसला है। अगर किसी बात पर ध्यान नहीं दे सकते इस पर दे दें, किसी मामले में तो सीरियसनेस दिखाई दे। ये तो अपने आवाम के साथ नहीं खड़े। नरेंद्र मोदी न जाने क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि मुसलमान दुश्मनी, कश्मीरियों पे जुल्म, और दुनिया को ये बताओ कि मैं हिटलर नाजी की सोच लेके RSS को चला रहा हूँ, उसका मैं कमांडर हूँ। और इजराइल की लाइन पे जैसे इजराइल पैलेस्टाइन में पैलेस्टीनियों के ऊपर जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, इसी तरीके से ये इसने कश्मीर में शुरू कर दिया। लेकिन इसको ये नहीं पता कि पैलेस्टाइन के पास फौज नहीं है, मिडल ईस्ट की फौज कमज़ोर है। यहाँ इनका मुकाबला पाकिस्तान की फौज के साथ है और पाकिस्तान की फौज पता है कि बैटल हार्डेंड है और कितने ज़्यादा ट्रेंड है और उन्होंने पूरी कितना नुकसान किए। इस वजह से ये अब इनको समझ आना चाहिए कि ये यहाँ कश्मीर भी ये नहीं चलेगा। पाकिस्तान को अभी ज़रूरत है कि हम दुनिया को बता दें कि हम इनको कोई टाइम दे रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान मटेरियल सपोर्ट भी करेगा और इनकी फौज लड़ने के काबिल ही नहीं है, अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल। देखा मुहर्रम में औरतों, बच्चों, बूढ़ों, हत्थों को ये सिर्फ पैलेट गन से और गन राइफलों से मार सकते हैं और कोई कर नहीं सकते। इसलिए जब इनको कश्मीरी नौजवान खड़े होकर मारेंगे तो ये दुम दबा के भागेंगे और इंडिया के हिस्से और इसे कर देंगे, खालिस्तान बन जाएगा। एनसेलेट मूवमेंट चल रही है, सिक्किम में, भूटान में, वहाँ पर ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं। हारिस साहब, लेकिन मुझे बताइएगा कि पहले तो हम यही बात करते आए कि इंडिया में एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बिकता है, लेकिन अब लगता ये है कि इस नैरेटिव से भी काम नहीं चल रहा, कुछ और नैरेटिव उन्हें बनाने पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ हारिस साहब, आप क्या समझते हैं ये जो क्लैशेस हैं जब एट क्रॉस रोड्स हैं इंडिया एंड चाइना, इससे इकोनॉमिक रिलेशंस उनके आपस में, न्यूक्लियर रिलेशंस, ये भी तो मुतासर होंगे? डेफिनेटली यही सबसे बड़ी बात यह है कि ये अब कब तक अपने अवाम को धोखा देते रहेंगे कि पाकिस्तान दुश्मनी, पाकिस्तान दुश्मनी। अब बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, फिर उन्होंने वो पुलवामा का इंसिडेंट शुरू कर दिया कि पुलवामा में एक पाकिस्तानी था, पैसा आया, इधर से गया, वो लेकर आया, सब झूठ। ये इनकी आदत है और अब ये फिर अवाम के अटेंशन डाइवर्ट करें ताकि इसी की बेस के ऊपर फिर ये नया बिहार में इलेक्शन जीत जाए। बेसिकली ये काम इनका होता है। और साथ ही साथ अब अमेरिका को भी समझ आ गई है कि ये चाहे हमारे जो न्यूक्लियर इंटरेस्ट हैं या ये हमारे फ्रंट पर है मुल्क है या ये प्रॉक्सी हमारी है, अब वो समझें कि ये डिलीवर नहीं कर सकते। ना ये साउथ चाइना सी में चाइना के खिलाफ डिलीवर कर रहे हैं, ना ये लद्दाख में कुछ कर सके, चाइना ने मारा इनको। और अब ये कश्मीर भी इनके हाथ से निकले। कश्मीरी नौजवान हजारों की तादाद में बुहानी वानी की शक्ल में पैदा हो गए हैं और वो हम इनको मारना शुरू कर दिए। इसलिए अब ये परेशानी में ये सब हरकतें कर रहे हैं, परेशानी भी तो करते हैं। और साथ खास तौर पे इनका जो ये कोविड की वजह से ये इस बुरी तरह फंस गए हैं कि इनको तमाम मसाइल आज से और बढ़ते जाए। सर फंस ये गए, कंफ्यूज ये है, जालिम ये है, बेवकूफ़ ये है, झूठे ये हैं। आप चाइना पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दिवाली के पटाखे तक आप खुद नहीं बनाते। जिस जगह जाके आप गालियां दे रहे हैं और जहां जाके आप पूजा कर रहे हैं कि भाई चाइना और पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो जाए, वो तो वहां की मूर्ति तक चाइना से आती है, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कहता। सर इतनी सारी खुसूसियात के साथ एक अय्यारी भी है। ये अय्यारी नहीं तो और क्या है कि आप इस सिलसिले में बिल्कुल खामोश हैं। अपने आवाम के सामने आप झूठ रख रहे हैं कि नहीं जी हमारी तो कोई ट्रेड्स ही नहीं है, हम तो कुछ करते ही नहीं है, और वो सिलसिला भी रोकना नहीं है। अगर ख़त्म करने हैं, इल्ज़ाम लगाने हैं तो फिर आप इसको भी रोक देते। ये भारत से नहीं होता। जितने आपने इनकी नाम लिए ना, इससे भी ज़्यादा और दिए जा सकते हैं। ये इस तरह का घटिया तरीन इंसान है और ये हिंदू इंतहा पसंद जिस लेवल पे चला गया है, इससे ज़्यादा पस्ती में ये नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतना बेशरम इंसान है कि इसको जूते पड़े लद्दाख में, ये फिर भी नहीं मानता। मुक्के भी खाए फिर भी नहीं मानते। और बिजनेस खत्म कर नहीं सकते क्योंकि ये सारा चीज चाइना से लेकर आते हैं। चाइना में ये डिपेंडेंट है इस वक्त।
और सबसे बड़ी बात है चाइना दुश्मनी में ये कर भी कुछ नहीं सकते। अभी उन्होंने 1859 की पोजीशन जो थी ना पुरानी, वहां जाके चाइनीज बैठ गए और ये अपने आवाम को गुमराह करें कि हमको पीछे विद्रॉ करके ये करिए, कोई विद्रॉ नहीं किया उन्होंने। तमाम रास्ते बंद कर दिए, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बंद कर दिए, ये वहाँ पर इनके सारी हाइट्स उन्होंने फिंगर्स की जो थी वो सारी हाइट्स ले ली हैं। अब ये इस तरह में बैठे भीड़ में जा रहे हैं। लेकिन नए नए इल्जामात फिर भी वो आयद किए जा रहे हैं। यूँ तो हारिस साहब लातों के भूत हैं, बातों से मानते नहीं हैं, लातें खाने के बाद भी नहीं मानते, मुक्कों से भी नहीं मानते। लेकिन फिर भी हारिस साहब मुझे ये बताइएगा कि एक तो मामला है कि हम ठीक है मजम्मत करते हैं, हम आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ये जो मुतालिका फोरम्स होते हैं, जो आलमी ताकतें होती हैं, सिक्योरिटी काउंसिल है, UN है और ऐसे फोरम्स हैं, इनका रवैया आपको कैसा लगता है? ये काम दुरुस्त कर रहे हैं? आई थिंक ये नहायत ही इनडिफरेंट उनका एटीट्यूड है। ये अक़वाम मुत्तहिदा और ये बड़े बड़े जो सब चीज़ें, ये सिर्फ वहाँ पर बड़े मुल्कों की, अमेरिका टाइप मुल्कों की इजारादारी है, उनको फंडिंग करते हैं, ये उनको कंट्रोल करते हैं, उनके एजेंडे पे चलते हैं। अदरवाइज यूनाइटेड नेशन का मकसद क्या था बनाने का? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आपने देखा तो लीग ऑफ नेशन बनाई गई, बिल्कुल दुनिया के मसले हल किए जाएंगे। फिर उसके बाद 1945 के बाद ये यूनाइटेड नेशन बनाया गया। यूनाइटेड नेशन ने क्या कौन सा तस्फिया ख़त्म किया? इराक को तबाह कर दिया, लीबिया को तबाह कर दिया, इराक में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, वेर इज यूनाइटेड नेशंस? और यूनाइटेड नेशन ने चार्टर के ऊपर अप्रूव की था ये कश्मीर का मसला, और इंडिया ने उस पर कब्जा कर लिया, वो खामोश बैठे हैं। खामोश बैठे, सिर्फ डिस्कशन से तो काम अब हल होगा नहीं, काम होगा ही नहीं। हारिस साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। सिचुएशन और जो इंडिया और चाइना के दरमियान इस वक्त कशीदगी है उससे मुतालिक हम बात कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे और अब ज़रा बात हम कर लेते हैं कराची की, बात हम कर लेते हैं बारिश के बाद होने वाली तबाही की। लेकर चलते हैं आज आपको एक ऐसे इलाके, शादमान इसका नाम है। बारिश तो यहाँ पर हुई, लेकिन लगता यह है यहाँ पर सिर्फ बारिश नहीं हुई, यहाँ पर जलजला आया है, क्योंकि रोड इस कदर यहाँ पर कहना चाहिए कि टूटे फूटे उधेड़ दी गई। ये क्या कहें इसको, मतलब बारिश अगर आ भी गई थी और फिर पानी जब उतर भी रहा है तो उसके नीचे से ये सब कुछ क्या निकल रहा है, इसी सब पर हमें अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम। जी खुर्शीद। ना ही यहाँ कोई जलजला आया, ना ही बमबारी हुई, लेकिन शादमान टाउन के इलाके में इस सड़क का यह हाल कैसे हुआ और इस सड़क के इस हाल होने की वजह से लोगों पर क्या बीत रही है, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। गाड़ियाँ भी ख़राब होती हैं, बाइकें भी ख़राब होती हैं, कपड़े भी ख़राब होते हैं। होता ये है कि ये गटर लाइन पड़ी थी ना उसूली तौर पे, उसके बाद इसको दबाना चाहिए जगह जगह होता है। गटर डाल के मिट्टी डाल के सड़क बना दी, बारिश हुई बैठ गई। ये सामने मेरी शॉप है, मैं यहीं से रोज़ ही गुजरता हूँ। तकरीबन इसका इतना बुरा हाल है कि कब्रिस्तान तक ही अंदर इतना पानी है कि वहाँ से कब्रें भी काफ़ी घिर चुकी हैं। अरे यार ये कोई तरीका है यार, ना कोई इंतजाम है ना कुछ है, बिल्कुल ही बेड़ा कर के पूरे कराची का कोई पूछने वाला नहीं है, लावारिस है। इसमें कितनी गाड़ियाँ डूबी हैं, बारिश हुई, लोगों ने बचाया, आप लोगों ने कवर किया उसको। ये है सिंध हुकूमत की गुड गवर्नेंस की बेहतरीन मिसाल। शादमान टाउन की ये सड़क हर बारिश के बाद झील का मंजर पेश करती है। कमर कमर पानी, कब्रिस्तान में भी यही गंदा पानी दाखिल होता है और जिंदा इंसानों को इससे कितनी अजियत होती है इसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो ये कराची ये भी देख रहा है कि पुल के इस पर और उस पर दोनों तरफ मसाइल का अंबार। डिफेंस और क्लिफ्टन में छठा दिन, सड़कों और गलियों में पानी ही पानी। बिजली आई नहीं, गैस आई नहीं, मकीनों का सब्र ऐसे में जवाब दे गया। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर का घेराव किया, खूब एहतजाज किया। क्या मुतालिबात थे उनके, कितना उनको गुस्सा था, कैसे उन्होंने अपने मसाइल के ऊपर बात की, हम आपको दिखाते हैं। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। हम लोग टैक्स नहीं देंगे, हम लोग इनके ऑफिस में आके रोजाना शोर करेंगे। पानी सर से ऊंचा हुआ और डिफेंस परेशानियों में डूबा तो बड़े बड़े बंगले वाले भी सड़क पर आ गए।
4 दिन से गली मोहल्ले और घरों में जमा बारिश के पानी की निकासी न होने पर DHA के मकीनों ने CBC दफ्तर पर एहतजाज किया और खूब नारे भी लगाए। कोई सहूलियात नहीं। अगर अभी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी ना, अभी तक मेरी गली में 28 स्ट्रीट मोहाफिज में अभी तक 2 फुट पानी है ना। हमारे गेट्स टूट गए हैं, मेरे बेसमेंट में 2 फुट पानी है। हमारा गेट टूट गया, मेरी गाड़ियाँ डैमेज हुई, पानी की मशीन, पानी की टंकी में गटर पानी, कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल है उधर का? किसने एक सफाई करवानी थी? हमने करवानी थी। हमसे ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के नाम पे टैक्स लेते, प्रॉपर्टी टैक्स लेते, कहाँ गया हमारा पैसा? डिफेंस के रिहायशियों ने खबरदार कर दिया कि गैस, बिजली और पानी से जुड़ी परेशानियां खत्म न की गयी तो टैक्स देना भी छोड़ देंगे। ये मेरे घर में काम करती है, इनके यहाँ भी उतना ही पानी है और मेरे घर में भी उतना ही पानी है। पहले ही अपने घर का साफ करके आई और फिर हमारे घर का साफ करने आ गई, तो सब बराबर ही हो गए। खान साहब को आना पड़ेगा और मामला को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। कराची को जो है फेडरल गवर्नमेंट के या तो अंडर लेना पड़ेगा या 5 साल के लिए आर्मी के हवाले करना पड़ेगा। पहले तो मुजाहिरीन CBC दफ्तर का मरकजी दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए, मगर इंतजामिया ने पुलिस की मदद से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाद में मुजाहिरीन का 15 रुकनी वफ्द CEO क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के साथ मेज पर बैठा, मगर बात फिर भी ना बनी। डिफेंस के रिहायशियों ने अदालत जाने का फैसला कर लिया। कैमरामैन शाहिद बलोच और फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। एहतजाज हो रहा है, अपने हक के लिए एहतजाज हो रहा है। डिफेंस और क्लिफ्टन वाले एहतजाज पर मजबूर हुए हैं क्योंकि आज भी वहां पर गंदा पानी मौजूद है, घरों के अंदर भी, बाहर सड़कों पर भी। बच्चों के साथ जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो ज़्यादा परेशान हैं, जो बुज़ुर्ग हैं वहाँ पर वो ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा फिक्रमंद है। लेकिन इस एहतजाज का जो रंग है वो दिखाने के साथ साथ ये बात करनी बहुत ज़रूरी है कि अब क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन हैदर वहीद साहब ने। हैदर साहब गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको। हैदर साहब, एहतजाज हो रहा है वहाँ पर, मैं चाहता हूँ प्लीज़ इससे मुतालिक कमेंट कीजिएगा कि क्या हम कह सकते हैं कि सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, अपने हक का जो इदराक है वो तो अपनी जगह, लेकिन दुरुस्त प्लेटफॉर्म पर जाना, पिटीशन दायर करना, आवाज बुलंद करना, घर में चुप नहीं बैठना, निकलना है बाहर, ये आपको लगता है कि सोसाइटी इवॉल्व हो रही है एट अ फास्टर पेस? देखिए, जाहिर है कि एक अवेयरनेस की भी इसमें बात है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कि बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि आपने कहा बड़े घर वाले डिफेंस में जो रहते हैं उनको भी नहीं पता था, अपने हुकूक का नहीं पता था, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि बहुत सारी चीज़ों के चार्जेस उनसे लिए तो जाते हैं, लेकिन इन बारिशों ने यह क्लियर कर दिया कि उनके एवज जो सर्विस मिलनी चाहिए वो नज़र नहीं आती। बहुत सी बुनियादी चीज़ें हैं जो कि जब आपको लीज करके मकान दिया जाता है तो उस वक्त तयशुदा होता है कि ये चीज़ें जो है मुअस्सर की जाएंगी, ड्रेनेज उसमें है, सीवरेज फैसिलिटी है, और ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं कि जब आपको लीज की गई ज़मीन तो उस वक्त भी दस्तयाब नहीं थी आपको, और उसके बाद मजीद चार्जेस लेके आपसे एक नाकिस सिस्टम बनाया गया जो कि कम्प्लीटली एक्सपोज हो गया है अब, तो फिर आप ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि जो सारे पैसे आप देते आए हैं इनका इस्तेमाल किधर हुआ है, और फिर आप ये डिमांड करते हैं कि ये जो ऑडिट होना चाहिए ऐसे इदारों का, सारे पैसे तो ले लेते हैं इस मद में और उस मद में, लेकिन जिस मद में लेते हैं वो सर्विस जब नजर नहीं आती तो फिर सवाल उठता है कि ऑडिट के जरिए से मालूम तो किया जाए कि ये पैसा जा किधर रहा है। तो एक तो देखें ये बात है जो ये सतही बात है। सर जी सर, हम यही पूछना चाह रहे थे, यही समझना चाह रहे थे। एक तो ये कि अब जब अथॉरिटीज से उनसे ये सवाल करते हैं कि आप आगे क्या करेंगे, तो उनके पास में कोई प्लान्स नहीं है। अगर उनसे ये कहा जाए कि डैमेजेस जो हो गए उसकी मद में आप कुछ कर सकते हैं या नहीं, ये सवाल का जवाब भी गोल है। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि क्या ऑडिट मुमकिन है? इतनी रकूम ली गई, कितनी रकूम ली गई और फिर उसके बाद में उनको लगाया नहीं गया, तो फिर वो पैसा कहाँ गया? सर, ये सब कुछ मुमकिन है? आसान होगा ये करना? देखें, कानून में ये बात दर्ज है कि क्लिफ्टन कंटोनमेंट की गवर्निंग बॉडी को ऑडिट सबमिट होना चाहिए। जो ये ऑडिट सबमिट होता है, कोर्ट जो है उसको मंगवा सकती है देखने के लिए और जांच पड़ताल करने के लिए कि आया कि ये पैसे जिस मद में लिए गए थे, जो जवाज बनाया गया था इन पैसों को कलेक्ट करने का, तो उसी चीज पे खर्च किए गए हैं या नहीं। और देखें, ये भी एक सतही बात है। जो बुनियादी बात है वो कुछ इस तरह से है कि बहुत सारे कराची के ऐसे इदारे हैं और ऐसे एरियाज हैं, जिस तरह क्लिफ्टन कंटोनमेंट को अगर आप देखें तो वो एक कंटोनमेंट के तौर पे जो है वो दिए गए थे नोटिफाई करके।
उसकी एक वजह होती है कि वो मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल होनी थी ज़मीन। अब आज आपके सामने ये वाजे है कि वो मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं, बट आगे कमर्शियली कई दफ़ा बिक चुकी है। वहाँ दुकानें हैं, वहाँ गोल्फ कोर्सेज हैं, वहाँ सिनेमा हॉल हैं, वहाँ मॉल हैं। तो जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ पे क्या फिर ये ज़मीन जो कैंटोनमेंट को मिलिट्री पर्पस के इस्तेमाल के लिए नोटिफाई करके दी गई थी, तो क्या अब फेडरल गवर्नमेंट को उसको वापस ले लेना चाहिए ताकि इलेक्टेड हुक्मरान वही एडमिनिस्टर कर सकें एक ऐसी ज़मीन को जहाँ उनकी अकाउंटेबिलिटी भी हो। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है, एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा इशू है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का बड़ा इशू है। यानी हैदर साहब, एट दिस पॉइंट जब सिंध हुकूमत कहती है कि डीएचए, क्लिफ्टन और नया नाज़िमाबाद, वो कहते हैं कि यहाँ से मुतालिक अब हमसे सवाल ना करें, यहाँ से मुतालिक अब उन्हीं की इंतजामिया से सवाल करें, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं देखा जा सकता हुकूमत की तरफ, वोट तो मिला था। देखें रिलीफ वर्क में वो लोग काम भी वो लोग कर रहे हैं आगे आके, तो फिर कैसे है इतनी आसानी से? मेरा सवाल तो ये बिल्कुल देखिए, क्लिफ्टन कंटोनमेंट और कंटोनमेंट के जो एरियाज हैं वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज के फंक्शन जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड के ही जिम्मे है और कवानीन उसी तरह से बने हुए हैं। लेकिन सिंध हुकूमत भी को कहा जाए कि आप सुरजानी टाउन तो जाएं, डिफेंस आप नहीं जाते, सुरजानी टाउन जाएं। वो सिर्फ शारे फैसल जाते हैं हैदर वहीद साहब, उन्हें शारे फैसल नजर आती है। आप काम कर जी, उन्हें सिर्फ हैदर साहब शारे फैसल दिखाई देती है। वो बारिश के बाद वो सड़कें ढूंढते हैं जहां पर पानी खड़ा ना हो, और यूनिवर्सिटी रोड का वो हिस्सा जहां पर बिल्कुल पानी नहीं हो, लाइट भी आ रही हो। देखें, इसमें आप लोगों का बेइंतहा कसूर है। आप जहां कैमरा लेके चले जाएंगे उनके साथ, वो सिर्फ वहां जाएंगे और उनकी कोशिश में होगी कि वो जगह कुछ ऐसी ही हो जो इतनी बुरी ना लग रही हो। नहीं हैदर साहब, वो तो हमारा इंतजार नहीं करते हैं, वो गाड़ी पे जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, ट्वीट कर देते हैं और आप वहीं पहुंच जाते हैं। अब देखें नहीं, हम तो सुरजानी भी जाते हैं। देखें, आप जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, आप पे मुझे पूरा इत्मीनान है। लेकिन देखें, बात यह है कि कुछ सतही बातें जो हैं वो तो हमने कर ली, लेकिन अब बुनियादी बातें जो हैं, कराची की यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं है, कराची की एम्पावर्ड गवर्नमेंट नहीं है, आर्टिकल 148 जो आइन का है उस पर अमल दरामद नहीं है, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक फंक्शंस जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिवॉल्व होने हैं आईनी तौर पे, बिल्कुल वाज़ेह दर्ज है ये आर्टिकल 140A में, ऐसा नहीं हुआ है। और जहां पे पीटीआई कहती है कि सिंध में ऐसा हो और सही कहती है, तो जिन सूबों में उनकी हुकूमत है, पंजाब और पख्तूनख्वा, वहां वो खुद ये नहीं करती। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि कराची की इंतजामिया जो है और जो ढांचा बना हुआ है इंतजामिया का, वो कुछ इस तरह से है कि अगर कॉम्पिटेंट और नेक नियत लोग भी इलेक्ट होके आ जाएं, जो कि ज्यादातर नहीं आते बदकिस्मती से, तो भी उनके लिए गवर्न करना इस शहर को इस वक्त मुश्किल हो जाएगा। सतही बातों का काम नहीं चलेगा। वो वसीम अख्तर साहब सही रो पीट के गए, सही वो यूं करके पेपर्स उछाल के गए कि मेरे तो हाथ में कुछ नहीं था। देखें, उनके हाथ में जो था उन्होंने उन हाथों से भी उस चीज का कुछ नहीं किया। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जिस तरह की एम्पावर्ड हुकूमत आइन में इन्विजिज्ड है उस तरह कराची की नहीं है। लेकिन जो इख्तियारात उनके पास थे भी, उनका भी तो ऑडिट होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। अच्छा, एक बात और सर, एक बात और, अब थोड़ी उम्मीद अफजा लगती है सिचुएशन आपको, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जी फंड्स अच्छे खासे आएंगे और पार्टीज मिलकर बैठेंगी, स्टेक होल्डर्स बैठेंगे और सारी की सारी इकाइयाँ जब इकट्ठा होंगी तो फिर कराची ट्रांसफॉर्म होगा, फिर सिंध के लिए काम होगा, बहुत बेहतर अंदाज में होगा। सर, आपके मॉर्निंग शो पे तो ये जरूर सूरज जो है वो चमक रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि ये बातें पुरानी हैं। खान साहब जब इलेक्ट होके आए थे तो जो उन्होंने वादे कराची के हवाले से किए थे और उसको फंड करने के हवाले से किए थे, उनका क्या हुआ? क्या बना उनका? खान साहब तो नदिया गली में बैठे हुए हैं, यहाँ आना उन्हें गवारा नहीं हुआ। आप दूसरी तरफ देखें तो सिंध हुकूमत जो है वो NFC अवार्ड में सिंध के हुकूक के लिए तो लड़ती है, लेकिन विद इन सिंध कराची पे जो पैसा लगना चाहिए और नया सेंसस जो है कासिर है। मर्दमशुमारी कितनी इंपॉर्टेंट होगी सर? मामला जी, वो मर्दमशुमारी ये कितनी इंपॉर्टेंट होगी? अगर सिंध के, अगर कराची के मसाइल को हल करना है तो इसकी आबादी को सही गिना जाए, नए सिरे से गिना जाए, सर ये कितना इंपॉर्टेंट है? तो हर चीज के लिए ये बुनियादी बात होती है, लेकिन एक और चीज आप समझें कि बहुत जरूरी था कि, और ये पीपल्स पार्टी कर सकती थी और अल्लाह करे आज भी करे, कि सिंध को पंजाब की तरह थोड़ा इंटीग्रेटेड प्रोविंस बनाए ताकि कराची के लोग, मेरा लॉ ऑफिस है कराची में, बड़ा लॉ ऑफिस है, 3 दफ्तर हैं,
मेरा सक्खर में क्यों नहीं है दफ्तर, हैदराबाद में क्यों नहीं है दफ्तर? मुझे, वो मेरा सूबा है, मुझे वहां जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन उस तरह से हमारे सूबे में नहीं हुई थी। लाहौर में फैसलाबाद और गुजरावाला से लोग रोज जाके काम करते हैं और वापस आते हैं। वहां पे एक इंटीग्रेटेड जो है वो नेटवर्क है ज्यादा। हमें अपने सूबे को ज्यादा इंटीग्रेट करने की जरूरत है। ये कराची और रूरल डिवाइड को खत्म करने की जरूरत है। ये एथनिक डिवाइड को खत्म करने की जरूरत है। यहाँ अलग सूबे की जरूरत नहीं, यहाँ गवर्नेंस रूल की जरूरत नहीं है, या इमरजेंसी की जरूरत नहीं है। एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट की जरूरत है जो सिर्फ कराची में नहीं, सक्खर में भी हो, लाड़काना में भी हो, और ये लाड़काना सक्खर कराची से जुड़े। हमें चाहिए कि ये एक सूबा होके रहे, सिर्फ कहने में नहीं बल्कि अमलन ये एक सूबा बने, और इसको तोड़ने की और बाकी चीजों की बातों को रद्द करें। एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट बनाए। कराची एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है, उसके मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं बाकी सिंध से। उसको एक इंडिपेंडेंट गवर्नेंस की, यूनिफाइड गवर्नेंस की एक जरूरत है। उसके बगैर यहाँ के मामला हल नहीं हो सकते। ढांचा बदलना होगा, कानून साजी लाजिम है, और उस पर अमल दरामद भी लाजिम। बिल्कुल सही। हैदर वहीद साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और कराची के मसाइल से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। आपको याद है कराची में चंद रोज़ पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा पानी आया था, बहुत ज़्यादा मसाइल लाए थे। हम खुद भी गए थे सुरजानी टाउन। क्यों ना आपको आज भी बता दें कि सुरजानी टाउन में इस वक्त माहौल क्या है। चंद तस्वीर हमारे पास मौजूद है, अगर हम वो दिखा भी सकें आपको। सुरजानी टाउन का इलाका है यूसुफ गोट और अब्दुल रहीम गोट। यहाँ पर आज भी सिचुएशन ऐसी है। आप जरा देखिए कि अभी भी वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रेंजर्स एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं। अभी भी वहाँ पर कश्ती इस्तेमाल की जा रही है, राशन पहुँचाने के लिए कश्ती इस्तेमाल की जा रही है, लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करने से। सिंध रेंजर्स कितने मुतहर्रिक हैं यहाँ से ऐसे लोगों को कि जो चल फिर नहीं सकते, माजूर हैं, खुदा न खास्ता किसी प्रॉब्लम में, या उम्र रसीदा है। ये जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं ना, ये हमारे वालिदैन ही होते हैं। बिल्कुल। और यही फ़र्ज़ निभाने के लिए, यही हक़ अदा करने के लिए सिंध रेंजर्स आगे से आगे। ये मेरे ख्याल में इतनी सारी तस्वीर में जो ये तस्वीर है, आपको अफसोस होगा इसका बैकग्राउंड देखकर कि कितना पानी है, ये शहरी इलाका है या आबादी वाली जगह है। और साथ में आपको थोड़ी ढारस भी मिलेगी कि हमारा बोझ उठाने के लिए कंधे मौजूद है, हमको सहारा देने के लिए कंधे मौजूद। और अगर सिंध हुकूमत के कोई वजीर ये तस्वीर देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, आप तो भी आगे आ जाएं। आप भी आगे आ जाएं। नहीं, उनको आगे का नजर आएगा। देखिए इससे अगली पिक्चर जो आएगी ना, मैं बताती हूँ उनको कहाँ से दिखाई देगा। उनको ये वाली हिस्सा नहीं दिखाई देगा। इसके आगे एक पिक्चर है जिसमें ना ये पानी खत्म हो रहा है और आगे सड़क है, उन्हें वही दिखाई देगा। सड़क से आगे उनको दिखाई देगा, वो जहाँ पे खुश्क सड़क है, बनी हुई सड़क है, थोड़ी सी पिक्चर भी गुम हो गई। शुएब, कोई बात ये मसाइल जैसे गुम हो जाते हैं, ठीक वैसे कुछ हुआ है। और अब ये तस्वीर दिखाने का मकसद ये था कि सिंध हुकूमत जरा जाग जाए। ना ये DHA है, ना ये क्लिफ्टन है, ना ये नया नाजिमाबाद है। यहाँ से वोट लिया था, वोट तो खैर आपने हर जगह से ही लिया था। काम कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे एक और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बारिश और इन मसाइल के बाद, जिस तरह हमने गुज़श्ता रोज़ भी जिक्र किया कि कारोबार मुतासर हुए, जहाँ कई कारोबार मुतासर, वहीं ब्यूटी पार्लर मालिकान को भी नुकसान पहुँचा। ख़वातीन के बनाव सिंगार में ख़ास अहमियत रखने वाले ये पार्लर्स बारिश के बायस डूब गए। मेकअप का सामान और दीगर चीज़ें ज़ाया हो गई। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पार्लर मालिक हैं आप, साबिक रुकन सिंध असम्बली हैं, सुमिता सैयद। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुमिता प्लीज़ बताइएगा, हमने गुज़श्ता रोज़ भी बात की, नुकसान हुआ जिसका तखमीना भी नहीं लगाया जा सकता। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है इससे मुताल्लिक, जितने पार्लर्स हैं कराची में, अगर हम कहें कि एक्यूमुलेटिव कितना नुकसान हुआ है? देखिए, जब भी आप बिजनेसेस के बारे में बात करेंगे और ख़ासतौर पे DHA में जब बिजनेसेस होते हैं तो उनके साथ बेसमेंट ज़रूरी है। और ज़्यादातर हमारी इन्वेंट्री या स्टॉक जो भी होता है वो बेसमेंट्स में होता है। और अगर मैं सिर्फ अपने इलाके के बारे में आपको डिफेंस में, मैं रहायशी भी डिफेंस की हूँ और बिजनेस भी डिफेंस में करते हैं। ख़याबान शहबाज जो लेन 4 थी, जहाँ पे सारे तरफ राइट लेफ्ट दोनों तरफ जो हैं वो बिजनेसेस हैं, उन सब में जो है बेसमेंट्स ने, उसमें 13 फीट बिल्कुल जो बेसमेंट की रूफटॉप होती है उधर तक पानी था। 3 दिन तक हम लोग कंप्लेन करते रहे कि हमें वाटर पंपिंग आप दे दें। जाहिर बात है ये हमारे लिए एक बहुत नई चीज़ है कि इतना पानी भर जाना कि जिसके लिए हमें खुद निकल के वाटर पंपिंग और ये सारी डी वाटरिंग के लिए मशीनें ढूंढनी थी। और मशीनें नहीं मिल रही थी, लोगों को फोन्स नहीं चल रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, आप अभी देख सकते हैं पेपर्स ये पड़े हुए हैं कि हमने 3 दिन पहले जो है वो कंटोनमेंट हम CBC गए हैं, वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, कोई इंतजामिया मौजूद नहीं था। मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने सिर्फ कंप्लेन लिखी है,
उनके पास ना अमला था कि वो हमारे पास बेचते, कि वो डी वाटरिंग करता। हमने सबने अपने आप अपनी जो वो अपनी मदद कर सकते थे, हमने वाटर पंप्स लगाए। और मतलब वो आपको तसल्ली देने के लिए भी नहीं थे वाटर पंप्स होते हैं। ये मुझे बताइएगा, थोड़ा सा क्विकली मुझे बताइएगा सुमिता जी, थोड़ा सा क्विकली बताइएगा। एक तरफ तो ये सिचुएशन की बारिश हो गई, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, गाड़ी बाहर खड़ी है, तो उसका भी कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो भी बिल्कुल खराब हो जाएगी, स्क्रैप बन जाएगी आगे जाकर, ये पानी का लेवल है। दूसरे ये कि सामान सारे का सारा, वो जो कोरोना वाले दिन थे वो ज्यादा मुश्किल लगे, ये 6 दिन मुश्किल लगे आपको, इसमें ज्यादा अजियत हुई है, इसमें ज्यादा नुकसान हुआ। बंद थे, हमारी प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हुई थी कोरोना में। हमने 6 महीने तनख्वाहें, रेंट, ये सारी चीजें पे करी। काफी कुछ रिलीफ हमने अपनी तरफ से पर्सनली जो है वो मालिक मकान या उससे आप वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा एक एक चीज का नुकसान है। आप समझे, बेसमेंट में अगर 3 दिन तक पानी होगा तो वहाँ पे कोई भी चीज, फर्नीचर हो, दीवारें हो, सब कुछ अभी भी वहाँ पे, क्योंकि पीछे जो है DHA मेन रोड्स के पीछे जो छोटी लेन्स हैं उसमें अभी भी पानी है। तो आप जितनी भी सफाई कर लें, मुझे पर्सनली 19 घंटे लगे हैं सिर्फ डी वाटर करने के लिए 12 फीट पानी अपने बेसमेंट में से। थैंक यू आप हमारे साथ थी। 19 घंटे अगर सिटीजन को लगे ये सारे का सारा काम करने, तब भी अथॉरिटीज़ के ऊपर ही बात आती है कि ये 19 घंटे आपने लगाए होते या थोड़ा पैसा जो आपने लिया था वो लगाया होता तो ये सिचुएशन नहीं बनती। और बाहर भी पानी अब खड़ा ना होता इस वक्त भी, क्योंकि DHA के कई इलाकों में पानी खड़ा है। एनीवेज जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे जो वाकया बैरूत में हुआ था, कहीं वो वाकया खुदा न खास्ता हमारे इस शहर में ना हो जाए, क्योंकि ख़तरा यहाँ पर है। उस खतरे पर करेंगे तफसीली गुफ्तगू ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जिक्र फैसलाबाद का, आटे का बहरान पैदा करने वाले इंतजामिया के शिकंजे में आ गए। शहरों को किस चालाकी से सस्ते आटे से महरूम किया जाता था, इस सवाल का जवाब जानिए शाहीन शहजादी की रिपोर्ट में। गंदम का मसनूई बहरान, कौन है जिम्मेदारान, आटे की मसनूई किल्लत कैसे पैदा की जा रही है, चलिए हकाइक से पर्दा उठाते हैं। फ्लोर मिल्स माफिया का गरीबों की 2 वक्त की रोटी पे डाका, सरकारी आटे की सप्लाई में मुबैना बेज़ाब्तियां करने का इंकशाफ। फैसलाबादियों को सस्ता आटा फ्राहम करने की बजाय बोगस रसीदें बनाकर मार्केट से आटा गायब किया जाने लगा। सस्ते आटे को तरसते शहरी तो चकरा के रह गए। गंदम इतनी महंगी हो गया है कि कहीं आटा मिलता ही नहीं है। मिलता है तो पहले 35 रुपये, अब 70 रुपये मिल रहा है। जानवर वाला चोकर देते हैं, वो आटा तो देते ही नहीं है। गंदम वो गवर्नमेंट से धोखा कर रहे हैं, आवाम से धोखा कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने मामू बनाने वाले आटा माफिया को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब जरा इनका तरीका वारदात भी सुन लीजिए। दुकानदार हैं, उनसे रिसीविंग जो है वो 100 बोरियों की ली जाती है, जबकि फ़िज़िकली तौर पे उनको 50 बोरियां दी जाती हैं। मिल इंतज़ामिया 50% आटा वापस मंगवा लेते हैं, तो मार्केट में आटे की किल्लत पैदा हो जाती है और उस किल्लत को पूरा करने के लिए वो अपना आटा मार्केट में भिजवाते हैं, जिसको फाइन आटा के नाम से सील करते हैं। आटे की किल्लत और गंदम ज़ख़ीरा करने वाले फ्लोर मिल्स मालकान और होलसेल डीलर के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। कैमरामैन हाफिज़ अवैस के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। जनाब, काफ़ी कुछ हो रहा है पाकिस्तान भर में। हम कोशिश कर रहे थे कि हम कुछ मौज़ूआत आपके सामने, कुछ मामलात आपके सामने रखें। हमें क्या अपनाना चाहिए, अब हम उसका तस्करा करेंगे। मुजरिम से नहीं, जुर्म से नफ़रत की जानी चाहिए। सलाखों के पीछे कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे कैदी हैं जो बहुत हुनरमंद हैं। फैसलाबाद में इसी सिलसिले में एक बहुत अच्छा इक़दाम हम आपके सामने रखते हैं। एक यहाँ पर एक कायम किया गया एक ऐसा शोरूम कि जहाँ पर कैदियों के हाथ से बनी अशिया रखी जाती हैं, फ़रोख्त की जाती हैं। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। सज़ा नहीं बल्कि इस्लाह। पंजाब की जेलों में तब्दीली की हवा। करदा या ना करदा जराइम की वजह से मुजरिम ठहराए असीरान दौराने कैद अब हुनरमंद हो सकेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकेंगे, यही नहीं पैसा भी कमा सकेंगे। आइए आपको दिखाते हैं। किसी ने की सतरंगी कढ़ाई,
तो किसी ने मोती मोती जोड़कर कपड़े की शान बढ़ाई। पंजाब की जेलों में सलाखों के पीछे टैलेंट की है दुनिया आबाद। और ये हुनर मैंने यहाँ जेल में सीखा है। जो हमें हुनर सिखाया जाता है इसका हमें मुआवजा मिलता है और यहाँ पे हमें इसका बहुत फ़ायदा है। बाहर जाएंगे तो इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करेंगे और ये काम हमारे बाहर भी काम आएगा। फैसलाबाद के चनाब क्लब चौक में बनी लायलपुर आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी में कैदियों की बनाई अशिया और दस्तकारियों को नुमाइश और शहरियों की खरीद के लिए पेश कर दिया गया, जहां हैंडमेड बरस, डेकोरेशन पीस, हाथों से बने कपड़े, कोट, गलीचे, 10 जदीद किस्म की टाइल्स और लकड़ी की बनी अशिया को शहरी खरीद सकते हैं। अर्निंग्स में से इनपुट को निकाल के टोटल प्रॉफिट जो है कैदियों को डाइवर्ट किया जाएगा, जिससे उनकी माली इमदाद होगी। और सबसे बड़ी बात, जब वो प्रोडक्ट वहाँ बिकेंगे और आवाम को ये पता चलेगा कि ये कैदियों ने बनाए हैं, तो जो कैदियों की मुआशरे में रिजेक्शन हो चुकी होती है उसकी उनको एक्सेप्टेंस मिलेगी। जेलों में कायम ट्रेनिंग सेंटर्स में हुनर सीखने वाले कैदियों को ना सिर्फ मुआवजा दिया जाता है बल्कि इनकी सजाएं भी कम की जाती हैं। एक बंदा जो जेल के अंदर रहने के बावजूद वो घर वालों पे ऊपर बोझ बन रहा है, मगर जब वही प्रॉफिट घर वालों को मिल रहा होगा तो घर वालों की नज़र के अंदर उसकी वक़्त अहमियत बढ़ जाएगी। और वही बंदा जब जेल के अंदर रहने के बावजूद घर वालों को सपोर्ट करेगा, तो जब वो वापस अपने उसी घर में जाएगा तो मुआशरे की नज़र में बुरा शख्स नहीं होगा। फ़न तरबियत के साथ साथ कैदियों को जेलों में कंप्यूटर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ उस्मान सद्दीक, समा, फैसलाबाद। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात सईदुल्लाह गोंदल साहब ने। सर बेहद शुक्रिया, ज़बरदस्त काम किया जा रहा है। अच्छी हमने जिस तरह रिपोर्ट भी देखी इस वक्त, थोड़ा सा प्लीज़ आप भी एक्सप्लेन कीजिएगा इस प्रोजेक्ट से मुताल्लिक कि कैदी चीज़ें बनाएंगे, वो सीखेंगे और फिर उसी हुनर से वो कमाएंगे। इसके पीछे विजन यही है कि उनको एक स्किल्ड वर्कर के तौर पे हम आगे लेकर चलें। तो ऑलरेडी हमारी पूरे पंजाब की मुख्तलिफ़ जेलों पे डिफरेंट काम हो रहे थे, जिसमें फैक्ट्री में जो कैदी असीरान हैं वो कारपेट्स, जो हैंडमेड कारपेट्स हैं वो बना रहे थे। मुख्तलिफ़ जगहों पे स्टिचिंग यूनिट्स बने हुए हैं और जो हमारी ख़वातीन असीरान हैं वो भी एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही हैं, पर्स मेकिंग का काम कर रही हैं और इसके अलावा बाकी कैलीग्राफी का और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो बना रही थी। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उनका कोई डिस्प्ले या कोई पब्लिक के साथ इंटरेक्शन डायरेक्टली नहीं था कि लोगों को पता चले कि जो इनमेट्स हैं वो एक प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। तो इसको प्रोडक्टिव काम को लोगों के पास लेकर गए और उसकी बड़ी एक पॉजिटिव जो है वो आगे से रिस्पांस भी मिला है। और जो मौजूदा आईजी साहब हैं जनाब शाहिद सलीम बेग साहब, उन्होंने स्पेशली इस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए पूरे पंजाब की जेलों को हदायत जारी की कि तमाम की तमाम चीज़ें जो जेल में असीरान कैदी और मर्द ख़वातीन बना रहे हैं उनको हम एक ऐसे डिस्प्ले सेंटर पे लेकर आएँ ताकि वो लोगों को भी पता चले कि जो इनमेट्स हैं हमारे उनमें कितना टैलेंट है और वो कितने ज़बरदस्त तरीके से काम जो है वो इनसाइड कर रहे हैं। सईदुल्लाह गोंदल साहब साथ मौजूद थे। आप इस प्रोजेक्ट से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आज हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको टॉप स्टोरी में बताया था कि हम बात करेंगे कि हमारे शहर पर कौन सा ख़तरा मंडला रहा है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तकरीबन 1 महीना गुजरा। 4 अगस्त को याद होगा आपको बैरूत में क्या हुआ था। हौलनाक तबाही के मनाजिर थे, कई दिन तक उनकी गूंज थी। ऐसे खदशात हैं कि कराची में भी ये मामला हो सकता है क्योंकि बंदरगाह पर मौजूद केमिकल के कंटेनर्स हैं जो बम बन सकते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए बहरी अमूर में यह तहलका खेज इंकशाफ किया गया है। रुकने कायमा कमेटी बराए मैरीटाइम अफेयर्स सेनेटर कोहदा बाबर के मुताबिक चेयरमैन कराची पोर्ट ने उन्हें बताया है कि कराची पोर्ट पर भी बैरूत पोर्ट जैसे कुछ कंटेनर्स मौजूद हैं। याद होगा आपको बैरूत में जो मामला हुआ था, एमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट हुआ था। इसीलिए अब ये खतरा है कि ऐसे शहर जो कि साहिल पर हैं और जहां पर कंटेनर्स आते हैं, जहां पर स्टोरेज किया जाता है ऐसा मटेरियल या ऐसा माल या ऐसा इवन लिक्विड, कोई भी ऐसा मवाद जिसमें धमाका हो सके, जो धमाका खेज मवाद है, वो दुरुस्त तरीके से स्टोर नहीं किया गया, तो फिर ये खतरा है।
इसी कमेटी ने यह सिफारिश की है कि कस्टम वाले इस तरह की कोई भी चीज़ अगर हो, उनके नोटिस में हो, तो उसे जल्द से जल्द वहाँ से निकाला जाए। इस खबर ने बहुत पैनिक क्रिएट किया है। एट द सेम टाइम हम ये सवाल ज़रूर उठाएंगे क्योंकि जो भी ऐसे मटीरियल्स होते हैं वो ज़ाहिर मुल्कों में मौजूद तो होते हैं, उनका कुछ यूजेज है, दैट इज़ द रीज़न वो मौजूद होते हैं। अगर दुरुस्त तरीके से स्टोर ना किया जाए तो फिर ख़तरा होता है। क्या पाकिस्तान में, क्या कराची में, क्या दुरुस्त तरीके से स्टोर नहीं किया जा रहा कि ख़तरा है? सेनेट में कराची पोर्ट से मुतालिक अहम सवाल उठाने वाले रुकने कायमा कमेटी मैरीटाइम अफेयर्स सेनेटर कोहदा बाबर साहब साथ मौजूद हैं हमारे। सर शुक्रिया आपके वक्त का। प्लीज़ थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि हमने चंद माह पहले देखा था कराची में ही एक वाक़या रिपोर्ट होता है कि जहरीली गैस का अखराज, कई लोगों की जानें चली गई हैं, वो गैस काफ़ी दिन वहाँ पर रही कुछ इलाकों में। ऐसे में अब जब ये खबर सामने आई है तो कराची वाले परेशान हैं। ऑलरेडी बारिश के बाद कराची तबाह हुआ है। ऐसे में अगर ऐसी खबर आ जाए कि यहाँ पर भी ऐसा कोई मटीरियल हो सकता है, पैनिक को बढ़ाने के लिए काफी पैनिक को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, मैं आप लोगों को आपके तवज्जुह से मुल्क के लोगों को बताना चाहता हूँ कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि हमें देखना ज़रूर चाहिए कि कोई चीज़ अगर वो ख़तरनाक साबित हो सकती है फ्यूचर में, हम पहले से उसका तदारुक कर लें, उसकी रोकथाम के लिए काम कर लें। अब ये ऐसा भी सिचुएशन नहीं है, अमोनियम नाइट्रेट की कोई चीज़ ऐसे वहाँ पे मौजूद नहीं है पोर्ट में। बात इस तरह से शुरू हुई थी कि मैंने क्वेश्चन किया था कि क्या खुदा ना खास्ता हमारे पास भी ये वाक़या, देखें हम बाद में रोते हैं फिर जाकर, जैसे अभी आप बता रहे थे कि गैस का अखराज हुआ, बहुत सारे लोगों की जान का नुकसान हुआ, लेकिन आज तक उसका कुछ पता नहीं चल सका। कल खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई वाक़या होता है और फिर जिम्मेदार कौन होंगे? कोई किसको जिम्मेदार? सबसे पहले तो मैं अपने आप को कहूँगा कि मैं यहाँ ऐवान बाला में बैठ के अगर ये काम सही नहीं करवा सका तो और हुकूमत में एलाइज होते हुए ये काम सही नहीं करवा सका तो सबसे पहले जिम्मेदारी मेरी बनती है। तो मेरा आपके तवज्जुह से पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ उन्होंने इस तरह से बात की थी कि वाकई में वहाँ पे एफिशिएंसी की बात हो रही थी कि कराची पोर्ट एफिशिएंट नहीं हो रहा। रीज़न क्या है? तो रीज़न का पता चला कि 8000 कंटेनर्स ऐसे हैं जो सालों से वहाँ पड़े हुए हैं। अब उसके अंदर क्या है ये तो कस्टम ही बता सकता है कि उसके अंदर क्या है। और वो 1 लाख से 1.5 लाख पैकेजेस ऐसे हैं जो पड़े हुए हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं है और कस्टम उनको क्लियर करके बाहर नहीं फेंकता वहाँ पे। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कराची पोर्ट का 40% ऑक्यूपाइड करके रखी हुई हैं। तो उससे क्या हो रहा है, कराची पोर्ट की एफिशिएंसी को फ़र्क पड़ रहा है। और उसी दौरान हमने ये क्वेश्चन भी रेज़ किया कि क्या कोई उनमें ऐसा केमिकल या ऐसा कोई मवाद जो ख़तरनाक साबित हो सकता है? तो उन्होंने कहा हाँ, ख़तरनाक साबित हो सकते वाले भी हमारे पास 9 हैं, वो हमने आइडेंटिफाई करके अलग से कर दिए। वो ये तो इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिए हैं वो 9 खतरनाक जो भी है उसमें जो भी चीजें बात तो ये ना कि उसका आइडेंटिफाई हो जाना ही काफी नहीं है। वो आइडेंटिफाई करके वो रिस्क फैक्टर जाता रहेगा अगर उसको आइडेंटिफाई भी करें, उसको सिक्योर भी करें। यही तो हमने जी ये सिक्योर और आइडेंटिफाई दोनों कर दिया इन लोगों ने। लेकिन ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि ऐसे बहुत सारे और कंटेनर्स 8000 कंटेनर्स पड़े हुए हैं। ये कस्टम की ड्यूटी थी, ये इतने सैकड़ों सालों से, ये 1-2 साल की बात नहीं है। और 2 सालों से तो सैकड़ों लेटर मैरीटाइम अफेयर्स कस्टम को अभी तक लिख चुकी है कि भाई हमारे पास ये चीजें क्लियर करें जिससे पोर्ट की एफिशिएंसी को भी फर्क पड़ रहा है। आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? पैकेजेस पड़े हुए हैं, आप यकीन करें आज जी ये तो हमारे इल्म में तो ये कल ही आया ये मामला। तो हमने अपनी अकेली कमेटी में बुलाया है उनको FBI के चेयरमैन साहब को। उनके साथ अभी जो अभी मेरी कल भी बात हुई है चेयरमैन पोर्ट से, तो उन्होंने यही बताया कि उनका कांटेक्ट है। अब देखें, पहले ऑपरेशंस के जो थे हमारे मेंबर ऑपरेशंस जो थे या मेंबर उनको कस्टम कहें, वो कोई दूसरे शख्स थे। अभी कोई 1-2 महीने हुए हैं, कोई नए शख्स आए हैं। तो शायद अब उनका और चेयरमैन पोर्ट का सीरियस इस नोट पे इस मामले पे वो बैठ गए कि हम बहुत सारे लेटर्स मैरीटाइम अफेयर्स वाले लिख चुके हैं FBI को कि इसकी क्लियरेंस के लिए। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ताला अब जैसे ये मामला उठा है, और आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने इस मामले को उठाया, तो उम्मीद यही है कि चेयरमैन FBI खुद नोटिस लेके कस्टम अकाम से कहेंगे कि ये सारे कंटेनर्स वहां से क्लियर करवाएं। अब मुझे बताएं सर, आपने खुद कहा कि 9 ऐसे मटेरियल, 9 ऐसे केमिकल वहां पे आइडेंटिफाई हुए जो खतरनाक थे, जिन्हें अलग कर लिया गया, कुछ शेयर किया गया उनसे मुतालिक? बिकॉज आपने ये तो कहा अमोनियम नाइट्रेट नहीं है, एग्जैक्टली केमिकल मैं नहीं कह सकता उनको, लेकिन वो
केमिकल्स में नहीं कह सकता एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा है कि वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उनको सिक्योर कर लिया है पोर्ट वालों ने। इस वक्त कराची पर ऐसा कोई खतरा यानी कि मौजूद नहीं है, हम ये कह सकते हैं? मेरा सवाल यही है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई खतरा मौजूद नहीं है, लेकिन निशानदेही हो गई है तो उसको बाकी चीजों को भी साफ किया जाए, ये हमारा कस्टम से डिमांड है। सर प्रोटोकॉल क्या है अगर आप शेयर कर सकें, क्योंकि जाहिर है एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, कंटेनर्स आते हैं यहाँ पर कराची में, और ऐसे में अगर आप कह रहे हैं कई सालों से 8000 कंटेनर्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनका वाली वारिस कोई नहीं है, जो क्लियर नहीं हुए, नॉर्मल प्रैक्टिस, नॉर्मल प्रोटोकॉल क्या है? क्या ये कभी डिस्कस हुआ है कि इतने सालों का ये मामला इतने सालों बाद अब डिस्कस हो रहा है? एफिशिएंसी बढ़ाने की बात हुई तो डिस्कस हुआ? जी एग्जैक्टली, ये तो हमने कह रहा हूं ना, ये मैंने क्वेश्चन किया तब ये बात डिस्कस हुई, तब पता चला कि वो तो अब मैरीटाइम अफेयर्स वाले और पोर्ट वाले ये कह रहे हैं कि हमने सैकड़ों की तादाद में, यानी कि एक दो नहीं सैकड़ों की तादाद में लेटर लिखे हैं। आप देखें ना, ये एफिशिएंसी है हमारे कस्टम की, कि कस्टम को, क्योंकि अब पोर्ट का मामला नहीं होता, ये होता ये है कि कोई भी कंटेनर आता है, पोर्ट उनको एज अ सर्विस प्रोवाइडर सर्विस देती है। अब उस कंटेनर में चीजें क्या हैं ये चेक करना कस्टम का काम होता है, उसको क्लियर करके बाहर भेजना कस्टम का काम होता है। तो कस्टम अपने काम से कासिर रही है और सैकड़ों सालों से ही रही है, यानी कि मैं 1-2 साल की बात नहीं कर रहा, कई सालों से उन्होंने ये काम नहीं किया। और मुझे ये बताइएगा कि अब जब आप इस मामले में सवाल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फैक्ट्स आपके पास आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर मामला रुका हुआ है, ये सारी की सारी बातें सामने आती चली जा रही, कितने पुरुम्मीद हैं आप कि कस्टम अपना काम करे, प्रॉपरली करे? जो एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ इन कंटेनर्स ने, वो वाला इशू भी थोड़ा सा रिजॉल्व हो। उम्मीद है, क्योंकि जी बिल्कुल यही तो मसला है। आप देखें ना, अगर 40% लैंड वहां का पहले से ही इतने सालों से ऑक्यूपाई किया हुआ है कंटेनर्स ने, तो अब पोर्ट की क्या एफिशिएंसी रहेगी? यही पोर्ट ज्यादा बेहतर काम कर सकेगा, यही लोगों को ज्यादा फायदा दे सकेगा। कराची पोर्ट आपको पता है हमारे पूरी इकोनॉमी का हब है, और उसमें अगर उसकी एफिशिएंसी पिछले कई सालों से 40% ऑक्यूपाई होने की वजह से कम पड़ गई थी, तो उसको हम लोग इंक्रीज करने के लिए अगर एक महकमा और इस एक महकमे की वजह से काम खराब हो रहे थे, तो हमें उम्मीद है कि अब नया सेटअप आया है एफबीआर का। मैं खुद भी एफबीआर का पहले मेंबर रहा हूँ पॉलिसी बोर्ड का, और उन्हीं के रवैये की वजह से मैंने लास्ट टाइम वहाँ से मेंबरशिप से भी रिजाइन किया था। रीजन यही था कि मैं देख रहा था कोई काम नहीं करता। सर तो मुझे प्लीज ये बताइएगा, नए लोग आए हैं, उम्मीद करते हैं कि वो लोग बेहतर तरीके से, ठीक, नया सेटअप, नए लोग, बेहतर तरीके से काम होगा। लेकिन सर क्या ये मामला डे 1 से ऐसा ही है जब से पोर्ट ऑपरेशनल है? क्या ये ऐसा ही मामला चलते आए, इसी तरह से कंटेनर आते गए, जो क्लियर नहीं हुए वो वहाँ रख दिए जाते थे? क्योंकि ज़ाहिर है 40% अगर पोर्ट इस वक्त ऑक्यूपाइड है उन कंटेनर से, तो 40% इज़ बिग फिगर। तो अगर आप मुझे ये शेयर कर सकें कि शुरू से ऐसा, या बीच में कुछ चीज़ें बेहतर भी हुई, कस्टमर ने बेहतर काम भी किया? आप देखें ना 8000 कंटेनर्स एक दिन में तो जमा नहीं हुए ना, या 8000 कंटेनर्स कोई 20-25 सालों से जमा हुए हैं। तो यानी कि आप देखें 20-25 सालों से ये काम चल रहा है, और शायद हो सकता है उससे ज्यादा सालों से चल रहा है। तो ये, और एक 1.5 लाख पैकेजेस हैं साथ में वहां पर अंबार लगे हुए हैं। अगर आप में से कोई 8000 कंटेनर्स के अलावा 1.5 लाख पैकेजेस हैं। वो जो लकड़ी के वो जो जी एग्जैक्टली वो पैकेजेस अलग हैं, वो कंटेनर नहीं होते, छोटे पैकेजेस होते हैं। सर अगर आप रहनुमाई कर सकें इस मामले पर, अगर आपके इल्म में ये बात हो कि लॉ इससे मुताल्लिक क्या कहता है, अगर आप कहते हैं कस्टम सही से काम नहीं कर रहा, एक ऐसा कंटेनर, एक ऐसा पैकेज जो कि वो क्लियर नहीं कर सकते, बाय लॉ क्लियर नहीं कर सकते, वो क्लियर हो नहीं रहा, तो कस्टम को करना क्या चाहिए? और ये भी बताइएगा नए सेटअप को दिन कितने हो गए अभी? देखें अभी 1 महीना, शायद 1.5 महीना उनको हो गया है नए सेटअप को। और ये देखें कानून ये कहता है कि कस्टम उस चीज को ले, देखें जो कोई ना कोई बंदा तो आ रहा है जो उस चीज को ला रहा है। अगर वो गैर कानूनी चीज ला रहा है तो उसको, गैर कानूनी चीज को हम जाया कर देते हैं, उनको रखते तो नहीं है ना अपने पास। और अब मुझे नहीं पता कि आप वो 20, 22, 25 साल पुराने लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है, उनको कैसे निकालेंगे, उनका कोई मैकेनिज्म इन्होंने बनाना पड़ेगा। अगर कोई वाली वारिस नहीं है और वो खतरनाक है तो आप उनको फिर तल्फ करना चाहिए, क्योंकि खतरा बहरहाल मौजूद रहता है। बेहद शुक्रिया सर। तो वापस भिजवाएंगे तो कैसे, अगर पुराना हो गया बहुत ज्यादा और किसी को मालूम नहीं कैसे वापस आएगा? ये तो दौरी रसीदें पूछने का है, रिकॉर्ड्स देने का है, ट्रेल्स देने का है, निकल आता है, सब निकल आता है। इतना आसान होता तो
न जाने कौन कौन दे चुका होता है anyways, यहाँ से लेके लंदन तक। True that। चलिए जी, कराची वालों की बात हम कर रहे थे। कराची के खतरे से मुतालिक जिस तरह सर ने भी शेयर किया हमसे, खतरा मंडला नहीं रहा। ये इत्मीनान बख्श खबर थी कि आइडेंटिफाई हुआ, टाइमली हो गया। ठीक है, थोड़ा लेट, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ टाइमली हो गया, अभी उनको सिक्योर कर लेगा। एनीवेज जी, कराची वालों की परेशानी, कोई एक परेशानी तो है नहीं यहाँ पर, बिजली की बंदिश से परेशान रहते हैं कराची वाले। चलिए क्यों ना कराची का तस्करा थोड़ी देर को छोड़ते हैं और आपको एक ऐसे गांव लेकर चलते हैं कि जहां पर बिजली बनाते हैं वो खुद। अरे वहां पर है किरण सोलर पैनल्स, और क्या जबरदस्त किरण यहाँ का माहौल है। अपनी बिजली महंगी होती चली जा रही है ना, मुझे लगता है ये करना पड़ेगा, यहीं जाना पड़ेगा। और किरण समंदर किनारे खूबसूरत सा ये गाँव मुबारक विलेज, यहाँ पर हमारे टीम मेंबर्स गए थे, हमें छोड़कर गए थे। अब्दुल्ला जावेद, मैं बाद में पूछूंगी अब्दुल्ला भाई से। काशिफ एज़वेल, ये गए थे जनाब वहाँ पर, बड़ा एंजॉय उन्होंने किया। कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, क्या इन लोगों की वर्किंग है, हम दिखाते हैं आपको। आज हम मौजूद हैं कराची के एक ऐसे साहिल पर जहां के गांव वालों को बिजली आने या ना आने की कोई फिक्र नहीं, क्योंकि ये गांव वाले अपनी बिजली खुद पैदा कर रहे हैं। इस पूरे अमल में WWF इनकी मदद कर रहा है और ये है वो गांव जिसकी हम आपको सैर कराएंगे। आइए आपको लेके चलते हैं। कराची से 1.5 घंटे के सफर पर यह गांव मौजूद है जिसको कहा जाता है मुबारक विलेज। यहाँ के अगर मकीनों की बात करें तो उनका पेशा है कश्ती रानी। कश्ती रानी से ही वो लोग अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन जब भी मुबारक विलेज का नाम आता है तो दिमाग में एक ही चीज़ आती है, यहाँ का साहिल और पिकनिक पॉइंट। लेकिन साहिल के इस पार गांव में रहने वाले अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं, कितनी तब्दीली ला चुके हैं, आज यही दिखाने आए हैं। अब मेरे साथ मौजूद हैं WWF के कोऑर्डिनेटर कम्युनिकेशंस आसिफ अली संधेलो। उनसे जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या था और ये कब शुरू हुआ। WWF पाकिस्तान ने के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर 2017 में मुतबादिल तवानाई को मुतारिफ कराने का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसका पर्पज़ था कि हम क्लाइमेट चेंज के इम्पेक्ट्स को कम करें और उसके साथ साथ जो मुतबादिल तवानाई है उसको प्रमोट करें। उस प्रमोशन के हवाले से हमने कराची के जो अंडर प्रिविलेज एरियाज़ हैं वहाँ ये मनसूबा हमने स्टार्ट किया 2017 में। अच्छा, कितने इस गांव में घर ऐसे हैं जो इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं? तकरीबन इस मुबारक विलेज में और सराउंडिंग के जो विलेजेस हैं वो भी तकरीबन 8 विलेजेस हैं मारीपुर के अंदर, और वहाँ पे हमने कोई 560 घरों को ये सोलर प्लांट्स दिए हैं। WWF की बेहतरीन काविश अपनी जगह, लेकिन यहाँ के मुकामी लोग इस प्रोजेक्ट से कितना खुश हैं, अब आपको वो भी दिखाते हैं। हमारे साथ मौजूद है खुदा बख्श साहब जो मुबारक विलेज कम्युनिटी को हेड करते हैं। खुदा बख्श साहब, मुझे ये बताएं कि जब WWF ने ये इक़दाम नहीं लिया था तो आप लोग यहाँ कैसे गुजर बसर करते थे? देखिए, एक बात है कि यहाँ पर कराची के साथ है केवल लाइट नहीं है, तो हम अपने तरफ से सोलर खरीदते थे या दिया जलाते हैं, लालटेन इस्तेमाल करते थे। जब WWF पाकिस्तान ने लाइटें दिया है, इनकी बेहतरीन क्वालिटी है, पूरे गाँव को पसंद है और 572 घरों को उन्होंने लाइटें फराहम किया। और इससे अब हम कढ़ाई सराई के काम करते हैं, रात को रोशनी में बैठते हैं, बच्चे पढ़ते हैं और पूरे 12 घंटे इनकी लाइट की सलाहियत है इस्तेमाल करने की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग इको टूरिज़म के हवाले से भी कुछ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हम साहिल पे रहते हैं, कभी टेक्नोलॉजी के दौर है, लोग हमारे पास आ रहे हैं ताकि हमारे भी कुछ वसाइल बने, कारोबार बने। तो हम सर्फिंग लोगों को यहाँ पे कराते हैं, चरना आइलैंड पे लोग आते हैं घूमने फिरने को, तो हम उनको कश्तियाँ फ्राहम करते हैं, वहाँ अंडर वाटर डाइविंग कराते हैं। तो ये सहूलतें हमारे पास मौजूद है, अगर लोग आना चाहते हैं इसमें इस्तेमाल होंगे, क्योंकि हम प्रोफेशनल लोग हैं तैराकी के लिहाज से। अब मैं गांव के एक ऐसे घर के सामने मौजूद हूं जिसे देख के मुझे बचपन की ड्राइंग याद आ गई, क्योंकि इस तरह के घर सिर्फ ड्राइंग में देखे थे। ये वो घर है जिसे इस सोलर पैनल के जरिए रोशन किया जा रहा है। इस समेत गांव के दीगर घर भी सोलर पैनल से रोशन हो रहे हैं। इन घरों में जिंदगी कैसी है, अब वो दिखाते हैं।
ये गांव दिन भर सूरज की रोशनी जज्ब करने के बाद रात में जगमगाता है और इसी रोशनी में बैठ के यहाँ के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और अपना मुस्तकबिल संवार रहे हैं। तो दिखा आपने कितनी अच्छी एफर्ट थी, कितनी अच्छी जगह थी, और हमारे टीम मेंबर्स जब गए उन्होंने फुटबॉल भी खेली। ये नहीं बताया था इन दोनों ने मुझे। बहरहाल ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, एक अच्छा आइडिया है। इस समय WWF के पाकिस्तान में कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो इसी सब पर बात करेंगे। अब हमारे साथ देंगे DG WWF पाकिस्तान हम्माद नकी खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान के लिए क्या मिशन है WWF का? मैं कोशिश कर रही हूँ कि सर आपको आवाज़ भी जाए और हम इस सिलसिले में बात भी करें, क्योंकि एक विलेज ही क्या, बिजली से महरूमी यहाँ तो कोई मायने ही नहीं रखती। यहाँ नज़ारे हसीन, यहाँ छोटे छोटे से घर, वहाँ खेलते पढ़ते नए ख्वाब देखते छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा दीगर मामला क्या है सर, अगर आप हमें बता सकें, मेरी आवाज़ सुन सकें? WWF पाकिस्तान पे कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पे काम करने वाली सबसे बड़ी तंजीम है। इस साल हम अपनी 50वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। एज ए नेचर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मिशन है वो ये है कि जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, हैबिटेट्स हैं, उनको बचाया जाए, वाइल्ड लाइफ को बचाया जाए, फॉरेस्ट को बचाया जाए। ऐसे एक्शंस लिए जाएं जिससे फ़ज़ाई आलूदगी, पानी की आलूदगी, उसको कम किया जा सके और कुदरती वसाइल का जो इस्तेमाल है वो दानिशमंदाना हो। ये बहुत कोशिश की जाती है कि हम वी आर पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल नेटवर्क, लेकिन हम जो काम कर रहे हो जिस मुल्क में, वो अलाइंड हो कि वहाँ के जो अपने जो नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं, नेशनल इश्यूज़ हैं, तो इस लिहाज से हमारा जितना भी जो काम है वो टोटली अलाइंड है जो पाकिस्तान की कंजर्वेशन की जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं। और मैं समझता हूँ कि उसमें, जैसे मैं आपको एक उसकी एग्जांपल दूँ कि पाकिस्तान में हम समझते हैं कि पानी के जो इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, क्वालिटी के हिसाब से भी और क्वांटिटी के हिसाब से भी वो बहुत अलार्मिंग हैं। और हम क्लाइमेट चेंज को अगर आप देखें, हम वी आर वन ऑफ द टॉप 5 मोस्ट वल्नरेबल कंट्री, विच मीन्स के यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं, बेशक वो जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उनकी इंटेंसिटी में, उनकी फ्रिक्वेंसी में इजाफा, बेशक वो कि जो पानी की जो अवेलेबिलिटी है, कि जैसे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं वो पहले ज़्यादा होगा फिर वो कम होगा, तो ये तमाम जो यानी हैं इसके ऊपर इन पे काम करने की ज़रूरत है। और हमारे ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टोटली इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर काम किया जा रहा है। सही सर, मौजूदा वक्त में आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, मैं चाह रहा हूँ उनसे मुतालिक भी अगर आप शेयर कर सकें। और मुतबादिल बिजली के लिए मज़ीद अगर प्लान्स आपके पास हैं जिससे मुतालिक आप लोगों ने मुशावरत की होगी, प्लीज़ वो भी शेयर कीजिएगा। कराचियाइट ये सुनने के लिए बेताब है, ये मुतबादिल बिजली वाला जो कॉन्सेप्ट है। देखें, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका एक मकसद होता है उनके काम का कि वो जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, जो कोई भी ऐसी इंटरवेंशन करें कि जो एक उनके पॉलिसी के काम को आगे बढ़ा सके, और दूसरा वो कम्युनिटी को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, प्राइवेट सेक्टर को डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है हमाद नकी साहब, वक्त काम था, साथ मौजूद है, बेहद शुक्रिया। आपको हम अपडेट कर दें कि मरियम नवाज जिन्होंने आज पहुंचना है अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो पहुंच रही हैं काफिले की सूरत में, गाड़ी से बाहर निकली, वेव किया। समा का माइक आप देख सकते हैं, समा का लोगो वहीं पर है, हमारी टीम वहीं पर मौजूद है। कोशिश करेंगे कि अगर उनकी मरियम नवाज से गुफ्तगू हो तो वो भी आपको सुनवाएं, लेकिन आप भी ये सोच रहे होंगे और मैं भी ये सोच रहा हूं कि जो काफिला सा है इसकी मंजिल क्या कोर्ट है या कोई जलसा गाह है, क्योंकि मनाजिर कुछ ऐसे हैं। किरण गुलपाशी की गई सारे किस्से में कोरोना कहाँ है, कोरोना कहाँ है, लोगों को समझाना, उन्हें आगाह करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? किसी एक की नहीं है। शहजाद अली हमारे रिपोर्टर हमारे साथ है, तो उनसे बात करते हैं। शहजाद, काफिले के मनाजिर, फूलों की पत्तियां गाड़ी पर निछावर की गई,
मरियम नवाज साहबा बाहर निकलती हैं, लोगों को वेव करती हैं, लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में दिखाई भी दे रहे हैं। इंतजामात क्या है, माहौल क्या है, हम तो दिखा भी रहे हैं, आप बता भी दें। और पीछे वालों का कसूर क्या, जो ट्रैफिक उन्होंने रोक के रखी है? बड़ा सवाल ये है। जी बिल्कुल, एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील के लिए मरियम नवाज जो है वो जो है वो मरी से रवाना हुई। इस वक्त जो है मरियम नवाज का काफिला अठाल चौक बाराकों में पहुंच चुका है। कारकुनों की जानिब मरियम नवाज की गाड़ी पर गुलपाशी जारी है। कारकुन मरियम नवाज और नवाज शरीफ के हक में जो है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है एवन फील्ड रेफरेंस के खिलाफ जो अपील दायर की गई है उसमें पेश होंगी। दिन 12:30 बजे मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिवीजनल बेंच के सामने जो है वो अपनी अपील के सिलसिले में पेश होना है। मरियम नवाज मरी से बरास्ता सड़क जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच रही है। लीगी कारकुनान जो है इस वक्त हाल जो बाराकों में बड़ी तादाद में मौजूद है अपनी कायद के दीदार के लिए। मरियम नवाज इस वक्त जो है वो गाड़ी से बाहर निकलकर हाथ लाकर कारकुनों के नारों और उनके जो जज्बात है उनका जवाब दे रही है। कारकुनों का लहू गरमाने के लिए यहाँ ठीक है। शहजाद काफी है, शहजाद शोर काफी आप हमें बता रहे हैं। और जैसे शोएब भी अभी कह रहे थे, ये देखिए ये दो सड़क है, एक तरफ गाड़ियां आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, आगे जाने की कोशिश कर रही हैं, दूसरी तरफ ये मजमा छठे। तो फिर वो जिनको रोना आ रहा है ना लोगों को कि भाई हमको अभी जाना है, सुबह का वक्त है, डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, उनकी परेशानी भी बहुत परेशानी की बात है किरण के ऐसे तो नहीं जाएगा कोरोना। एग्जैक्टली मज़ाफ़ाती इलाके जो इस्लामाबाद के हैं वहाँ से बहुत से लोग इस्लामाबाद काम के सिलसिले में आते हैं, वो कैसे पहुंच पाएंगे? क्योंकि रोड एक यही है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। 1 घंटा लेट तो होंगे, आराम से लेट होंगे। यूं तो यहीं से बनीगाला को भी रास्ता जाता है। एनीवेज इस पर तो हम बात कर रहे हैं, मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने। फवाद साहब, मैंने भी आपकी ट्वीट देखी, कुछ मिनट पहले आपने एक ट्वीट की है नवाज शरीफ साहब की सेहत से मुतालिक, उनकी मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक, जिसमें तस्करा आपने किया कि जो रिपोर्ट जमा कराई गई है उसके मुताबिक नवाज शरीफ सेहतमंद हैं और इलाज शुरू ना किए जाने की जो वजह बताई गई है वो है कि कोरोना है, जो न तो मुनासिब नहीं, इसीलिए जब कोरोना दुनिया से नेस्तो नाबूद हो जाएगा तो इलाज शुरू होगा। यानी वो मेडिकल रिपोर्ट जिसका आप हवाला दे रहे हैं वहाँ पे बात कोरोना की, लेकिन जो मनाजिर हम इस वक्त दिखा रहे हैं, चंद मिनट पहले दिखा रहे थे कि कोरोना ऐसे वाकई नहीं जाएगा किरण के जितने रश में इस वक्त मरियम नवाज काफिले की सूरत में आ रही हैं। जलसा गा नहीं जा रही, पहुंचना अदालत है, लेकिन जलसे की सूरत में प्लीज दोनों मामला पर कमेंट कीजिएगा जो रिपोर्ट आपने से मुतालिक भी ट्वीट की। देखिए, सबसे पहले तो ये अजीबोगरीब बीमारी है कि जब ये लाहौर में थे और जेल में थे तो 24 घंटे भी गुजारना मुश्किल हुआ था और कह रहे थे कि अगर 24 घंटों के अंदर अंदर नवाज शरीफ साहब लंदन नहीं पहुंचे तो उनकी जान को खतरा है। और अब ये ऐसी बीमारी है जो कोरोना के एहतराम में इंतजार कर रही है कि जब कोरोना खत्म होगा तो फिर मैं नवाज शरीफ साहब को लगूंगी। अब ये तो एक अजीबोगरीब मजाक है, हर एक को पता है कि ये जो इस वक्त सारा चल रहा है, नवाज शरीफ साहब ने जेल से बाहर जाना था, उसके लिए एक पूरा माहौल ऑर्केस्ट्रेट किया गया। उसमें मीडिया के लोग भी जो हैं वो शामिल थे, उसमें वो मेडिकल रिपोर्ट्स का भी पूरा ड्रामा जो है उसमें तो फिर यास्मीन राशिद साहबा का नाम भी आप लीजिए, पंजाब की टीम का भी नाम भी लीजिए। मैं उनका भी ले रहा था लेकिन आप लोगों ने अब काट दिया। मैं ये कह रहा था कि पूरा जो है इसमें वो एक ऑर्केस्ट्रेट किया गया था। इसमें मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो जनरेट हुई जिस तरीके से, वो सारे का सारा जो है वो ड्रामा था। और फिर जिस तरीके से वो बाहर गए और देखिए कहा गया कतर से एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस के बजाय एक लग्जरी जहाज आया। फिर नवाज शरीफ साहब जो ही एंटर हुए वो तो वहाँ पे तो बैठे फल फ्रूट खा रहे थे। और उसके पास से लंदन में से अब जो उनकी तस्वीरें आती हैं वो हम सबके सामने। देखिए, सिंपल बात है, पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी हिपोक्रेट और झूठी हो जिस मुल्क में, उस मुल्क के ऊपर वाकई ही जो हमारे हालात हैं वो फिर नजर आता है कि क्यों हमारे हालात ऐसे हैं। यानी जिनके लिए झूठ बोलना, इतनी मेडिकल रिपोर्ट्स क्रिएट करना, बाहर जाना, और फिर ये जो भी आपने मनाज़र दिखाए हैं ये भी कितने अनफॉर्चुनेट हैं कि मरियम नवाज के ऊपर 3.5 साल केस चला, इच्ची बिच्ची उनकी हमारे सामने आई। पता चला किस तरह से इन्होंने अरब रुपया पाकिस्तान से पहले बाहर भेजा, फिर पनामा में एक फर्म हायर की, उस पनामा की फर्म के ऊपर इन्होंने पैसे जमा करवाए, अपनी प्रॉपर्टीज बनाई, और यहाँ पे लोग फिर भी जो है वो वहाँ पे ये जो चंद 100 लोग हैं ये फिर भी भंगड़े डाल रहे हैं। ये भी एक्चुअली उतने ही जिम्मेदार हैं इस पाकिस्तान के हालात के जितने के ये लीडर। अच्छा, मुझे इस आर्गुमेंट के ऊपर आपका एक कमेंट चाहिए था सर। ये कुछ बीमारियां ऐसी हैं नवाज शरीफ साहब की, जैसे उनके हार्ट का प्रॉब्लम है, ये तो काफ़ी साल से है,
अब अगर एक हार्ट पेशेंट फ्रूट खा रहा है, कॉफ़ी पी रहा है, डॉक्टर ने कहा है कि वॉक कर लें, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, एक आधा अखबार पढ़ लिया करें। सर हार्ट पेशेंट है, इतना तो होगा, तो उस पर भी अच्छा खासा हार्श रिएक्शंस आ जाते हैं वज़रा की जानिब से। इतनी सी तो मार्जिन मिलना चाहिए। लेकिन वो हार्ट के ऊपर तो बाहर नहीं गए, वो तो जो गए हैं वो गए हैं कि उनके प्लेटलेट्स बिल्कुल डाउन है और 24 घंटे के अंदर अगर उन्हें मेडिकल हेल्प नहीं मिलती तो उसके नतीजे में उनकी जान को खतरा है। हार्ट पेशेंट तो देखिए यहाँ पे स्टंट पड़े हुए हैं, आधे पाकिस्तान को पड़े हुए हैं, और बेशुमार लोग जो है उनको हार्ट की बीमारी है, एंजाइना है, बेशुमार है, वो उसको फौरी तौर के ऊपर कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज तो नहीं सर। लेकिन फवाद साहब, जो मेडिकल रिपोर्ट थी जो कि आप ही की गवर्नमेंट ने बनाई थी, जो पंजाब हुकूमत ने बनाई थी, ज़ाहिर है उसकी बेस पर वो गए और आज भी वो उस रिपोर्ट को डिफेंड करते हैं। ये जवाब मैं देखें बहुत दफ़ा ये जवाब मैं दे चुका हूँ। मेडिकल रिपोर्ट का प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल टेस्ट का प्रॉब्लम है, और उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो आपके फरोग नसीम और शहजाद अकबर साहब को कहा था पिछली दफ़ा पीएम ने कि इनको कि आप एक अपनी बनाएं, इसके ऊपर लीगल पॉलिसी जो है वो बनाएं। नहीं बनाई अभी तक, पता नहीं। अब आज जाते हैं कैबिनेट में तो उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया इसके ऊपर, तो क्या अब तक ये हो जाना चाहिए था कि इसके ऊपर एक प्रोब लॉन्च होना चाहिए था ताकि पता तो चले ना। ये तो आपकी बात ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम यहाँ पे प्रोब भी नहीं करा रहे, बात भी नहीं कर रहे और फिर हम शोर भी मचाएंगे कि वो बाहर क्यों चले गए। दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। और वापस लाने के लिए, क्योंकि खान साहब भी कहते हैं वापस लाएंगे उनको, वापस लाने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स क्या उठाए गए हैं रिसेंटली? लेकिन वो इनको कहा गया है शहजाद अकबर और फरोग नसीम साहब को कि वो इसके ऊपर कॉन्क्रीट स्टेप्स लें, लेकिन इसके ऊपर कॉन्क्रीट स्टेप जो है वो बड़े वाजे हैं। अदालत जो है ये उसने इनको बाहर जाने की इजाजत दी थी, वो जो इन्होंने चेंज किया था उसकी सिक्योरिटी को, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को सिक्योरिटी जो है वो वहाँ पे की थी। अब शहबाज शरीफ साहब को बुला के अदालत को चाहिए एक तो उनको आर्टिकल 63 पे डिस्क्वालीफाई करें क्योंकि उन्होंने झूठा एफिडेविट दिया। दूसरा ये है कि उनको कहा जाए कि वो नवाज शरीफ को हर सूरत में वापस लेके आएंगे, और ताकि जो नवाज शरीफ साहब के पास भी ऑप्शन है, या तो देखें अगर वो जेल नहीं जाना चाहते, प्ली बारगेन का एक कानून मौजूद है, उनके ऊपर तकरीबन 2.7 बिलियन रुपीस के इस केस में लायबिलिटी है, वो 2.7 बिलियन रुपीस जो है वो दें और 2 अरब 70 करोड़ रुपया, और उसके बाद वो चाहे लंदन रहे, चाहे पेरिस रहे, चाहे जहाँ मर्जी रहे। लेकिन वो जिस शहबाज शरीफ साहब के जिस एफिडेविट की बात आप कर रहे हैं उसमें तो उन्होंने बहुत सारे मामलात को मशरूत किया है इससे उनकी तबीयत ठीक हो जाए, उनके डॉक्टर्स नवाज शरीफ साहब के बता दें कि वो बिल्कुल ठीक हो गए और इसके अलावा वो ट्रैवल भी कर सकें, तो ये तो इस सब से मशरूत है। तो फिर डायरेक्टली किस तरह से हो पाएगा कुछ भी? तो वो साबित करें ना कि उनकी तबीयत खराब है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, और आज की जो रिपोर्ट आई है उसमें तो फिर इशू क्लियर हो गया ना इनकी तरफ से, तो उनका तो इलाज ही शुरू नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोरोना है वहाँ पर और पूरी दुनिया कह रही है कि नहीं नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक ठाक है और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, और फैमिली परेशान हो जाती है इस बात के ऊपर कि लोग क्यों कह रहे हैं वो ठीक है। ये पहले मरीज हैं जिनकी फैमिली उनको बीमार रखना चाहती है, बाकी लोग कहते हैं नहीं ठीक। और फैमिली की परेशानी अगर वो काफिला हो तो वहाँ पे नजर नहीं आती। ये तनकीद बहुत ज्यादा की जा रही है, और अभी थोड़ी सी देर हुई है मरियम नवाज साहिबा के काफिले को आगे बढ़ते हुए और उसके ऊपर रिएक्शंस भी आने लग गए। और ये भी नहीं कह सकते वो कि कारकुनान खुद आ गए थे, उन्होंने तो बुलाया था। नहीं ये कहाँ खुद कहाँ आते हैं, पूरी गाड़ियाँ दी हैं, हर जगह के ऊपर लोगों को जो है वो जमा किया गया है, पूरा एक तमाशा जो है वो तो पॉलिटिक्स कर रही है। मेरे ख्याल है कोई इस वक्त 600-700 बंदा इन्होंने पूरा जो है वो इकट्ठा किया है 12 को। बहरहाल वो 600-700 बंदे से रोड ब्लॉक हुई है। अब क्योंकि बात आ रही है इस काफिले की, बात हो रही है गाड़ियों की, तो अब अपने असल मौजू की तरफ भी आ जाते हैं जिस मौजू पर आज हमने आपको दावत दी थी, और वो है कि हमने अपने एनवायरनमेंट को साफ़ करना है। दैट इज़ द रीज़न कि हमने वो नई पॉलिसी बेमुतारिफ कराई, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। उससे मुतालिक सर प्लीज़ शेयर कीजिएगा व्हाट आर द अपडेट्स। जो 2 बड़ी कंपनीज़ चाइना की जिनके साथ मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान का, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितना और वक्त लगेगा, अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी, ये इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी, और किस किस शहर में सबसे पहले आएंगी? देखिए सबसे पहले तो मुझे उम्मीद है कि इस्लामाबाद में आएंगी, राइट, और इंशाल्लाह ये हमारा मॉडल इस तरह से इन्होंने बनाया है। ये जो स्काईवेल कंपनी है ये दुनिया की 4थी बड़ी कंपनी है बस मैन्युफैक्चरर्स, और इलेक्ट्रिक बसेस जो है ये एक
सी चेंज होगा। पाकिस्तान साउथ एशिया का पहला मुल्क है जो कि ये इलेक्ट्रिक बसेस ला रहा है। ओके। अब इसके जो नतीजा है, इसके नतीजे में ये होगा कि 1 तो 3 साल के अंदर इन्होंने हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी है, जो तकरीबन $50 मिलियन का प्रोजेक्ट है। तो ये एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, दूसरा ये है इलेक्ट्रिक। आपसे क्योंकि मेरी मुसलसल बात होती रहती है, हमारा जो असल जो 10 साल में कामयाबी हो, हमारा जो सबसे बड़ा फेलियर हुआ पिछले, अगर आप 40 सालों में देखें, कि हम अपनी कंबस्शन इंजन नहीं बना सके। हम क्योंकि पाकिस्तान में हम गाड़ियां नहीं बना सके, कंबस्शन इंजन हमारा नहीं है। अब कंबस्शन इंजन जो है वो पीछे रह गया, अब बैटरीज आ गई है। हम अगले 40 साल अपने वेस्ट करना अफोर्ड नहीं करते। तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी एक तो रिन्यूएबल एनर्जी बनाएं और अपनी बैटरीज बनाएं। अब ये जो इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी, इसके साथ ये स्काईवेल अपना बैटरी यूनिट भी यहाँ पे लेके आएगा। इसके अलावा भी हम बैटरी यूनिट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी इंशाल्लाह आएंगे। लेकिन ये स्काईवेल भी अपना बैटरी यूनिट लेके आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपनी बैटरीज यहाँ पे बना रहे होंगे। जो पाकिस्तान के लिए आइडियल सिनेरियो है ना अगले 10 सालों में, वो ये होगा कि हम सोलर से और विंड से अपनी एनर्जी पैदा करें और अपनी लिथियम आयन बैटरीज में उसको स्टोर करें। उसका नतीजा ये होगा कि आपके यहाँ जो बिजली है आपकी, वो इतनी सस्ती हो जाएगी कि कंपनियां एक्चुअली आपको टीवी और फ्रिज मुफ्त देंगी कि प्लीज हमारी बिजली को इस्तेमाल। आपके मुंह में घी शक्कर। ये बताइए कि ये बड़ी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इसका इम्पैक्ट किस किस शोबे पर आएगा? अच्छा भी, और कहीं कहीं पे जाहिर है कुछ ना कुछ परेशानी तो आती है, वो भी। सर दोनों बताइए। नहीं, ये तो बड़ी लैंडमार्क ट्रांजिशन है। इसके नतीजे में जाहिर है एक बड़ा, लेकिन दुनिया इससे भी तेजी से बदल रही है और मुझे बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ इतना एम्फेसिस हम कर रहे हैं। हमें दुनिया में देखें, हमें अगर 8-10 साल की प्लानिंग करनी है, मिसाल के तौर के ऊपर ये जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, अब आप देखिए कि इसके साथ रिचार्जिंग स्टेशन आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ टेस्ला जो है और पैनासोनिक दोनों ने मिलियन माइल बैटरी बनाने के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू किए हैं। अब मिलियन माइल बैटरी अगर वो बना लेंगे तो उसका मतलब है रिचार्जिंग स्टेशन शायद आने से पहले ही पूरा खत्म हो जाए, नेटवर्क जरूरत ही नहीं होगी। आप अपने मोबाइल फोन्स को भी देखें ना, आज से आपको याद होगा 3-4 साल पहले हर वक्त हमें चार्जर साथ लेके फिरना पड़ता था। ये फोन चार्जर खत्म हो गया जी। अब हमारे ये मसले खत्म हो गए। अगले 2 से 3 सालों में शायद हमें फोन चार्ज करने की जरूरत ही ना पड़े, बैटरीज जो है वो इतनी तगड़ी हो जाएगी। ओके। जो असल आगे जो बड़ा चैलेंज एक आना है, जो स्पेशली कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, वो ये होगा कि जो ड्राइवरलेस कार्स हैं, ये जो 5G है, ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया में लाएगा। और एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि आपकी जो गाड़ियां हैं वो ड्राइवरलेस हो जाएंगी। इसका मतलब ये होगा कि कराची, लाहौर, पिंडी में हजारों नहीं लाखों लोग ड्राइविंग के शोबे से वाबस्ता हैं। उनकी रोजगार का क्या बनेगा? बिल्कुल। अच्छा, अब वो रोजगार खत्म होगा, बट दूसरा रोजगार जो पैदा होगा वो ये है कि आपको यहाँ पे लोग चाहिए होंगे जो लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, सैन फ्रांसिस्को की ट्रैफिक को इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बैठ करके मॉनिटर करेंगे। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लड़के लड़कियां चाहिए होंगे जो वहाँ की ट्रैफिक को देखेंगे। तो आपने देखना है कि कौन कौन सी नौकरियां 10 सालों में, 15 सालों में खत्म होंगी और कौन कौन सी नौकरियां, कौन सी अपॉर्चुनिटीज होंगी, ताकि वो जो दरमियान में रह जाएगा, जिसको IT का नहीं पता बहुत ज्यादा, सर उसके लिए क्या सोचा है फिर? ये वैसे सर जाहिर है कि ये आपके अकेले आपके करने का काम नहीं है, लेकिन हुकूमतें बड़े फैसले करती हैं सर। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये एक्चुअली तो जो हमारा जो फ्रेंकली टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा जो एक फोकस है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। एंड हमने सफर किया है। अब देखो ना, 50-60s में पाकिस्तान कहाँ खड़ा था? इसलिए खड़ा था कि हम टेक्नोलॉजी में बड़े उस वक्त हमारा तगड़ा थे। जब आप टेक्नोलॉजी से, साइंस से पीछे हट जाएंगे और आप मुस्तकबिल को सोचेंगे नहीं, तो फिर देखो वक्त तो नहीं किसी की परवाह करता। अगर आप अपने फैसले इल्म पे, अकल पे, मंतक पे, साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे नहीं बेस करते तो वक्त आपको रोन देगा।
ऐसे ही है। और फवाद साहब, ये ज़रा हम एक जुमला कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और उस पर फोकस करना होगा। हमें ख़ुद से नई टेक्नोलॉजी सीखनी होंगी। हम ये नहीं सोच सकते कि अगर आज हम आईटी पे फोकस नहीं कर, आईटी की तालीम नहीं दे रहे, आम नहीं कर रहे इसको स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो ज़ाहिर आगे चलकर हमारी यूथ को ही मसला होगा, काम करने में मसला होगा। फवाद साहब, लेट्स टॉक अबाउट कराची एज़ वेल। ज़ाहिर है आप लोगों की गवर्नमेंट भी सीरियस है। यूँ तो हमें लगता है कि सारी गवर्नमेंट से सीरियस हैं, लेकिन बस वो सीरियसनेस उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आती उसकी। अहम मीटिंग हुई थी, फॉलोअप मीटिंग भी हुई थी, और अभी कराची का शहरी तो देखता है सर, वो सिंध हुकूमत की तरफ भी देखता है, वो वफाक की तरफ भी देखता है, वो बल्दियाती निज़ाम की तरफ भी देखता है, और अभी तो हम एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ भी देख रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर आएगा वो गैर मुतनाज़ हो, ताकि काम अच्छे तरीके से हो। आपको क्या उम्मीद है और कितने सीरियस हैं हम इस मसले को हल करने के लिए जो इस वक्त कराची शहर का है? और वो मसला एक मसला नहीं है, मेजर तो 3 है। या रवाज तो हमारा यही है कि जब मुसीबत टल जाती है तो फिर हम भूल जाते हैं, और फिर अगले साल दोबारा जब मुसीबत आती है तो हम वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। रवाज तो हमारे यहाँ यही है, लेकिन अब ट्रांसफॉर्मेशन का एक पूरा प्लान, अब रिवाज तब्दील होगा। हाँ, अब ये देखते हैं कि ये रवाज जो है वो तब्दील होता है, क्योंकि देखें ये बड़ी सिंपल बात है। आपको टॉप के चीफ इंजीनियर चाहिए, आपको टॉप के टाउन प्लानर चाहिए, जो आपको प्लान करके सबसे पहले तो दें कि ये जो पानी आता है, तो पानी जब बारिश होती है तो पानी आता है, तो पानी आता है तो पानी को भेजना कहाँ, पानी कहीं जाता भी तो है। हाँ, पहले तो ये प्लान करके दे। दूसरी बात यह है कि जो वहाँ पे नालों के ऊपर घर बन गए हैं, जो प्लाजे बन गए हैं, उनको कैसे खोलेंगे। लेकिन एक मोर देन आई वुड से इसके ऊपर एक इसको वसाइल चाहिए, सही और है, इसको प्लानिंग चाहिए सर। लेकिन प्लानिंग और वसाइल, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि आपने जो कहा ना टाउन प्लानर और अर्बन प्लानर ये होने चाहिए। सर, जो मीटिंग्स होती हैं कराची के मसाइल हल करने से मुताल्लिक, उसमें सियासी जमात की नुमाइंदगी तो होती है, लेकिन उसमें ये टाउन प्लानर, अर्बन प्लानर क्यों नहीं होते? आरिफ हसन साहब है, बहुत बड़ा नाम है, परवीन साहब है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत लिखते हैं, बहुत बात करते हैं इन इशूज से मुताल्लिक, दे हैव द सॉल्यूशंस, उनको बुलाया ही नहीं जाता सर। वैसे फ्रैंकली मैं खुद भी उसके ऊपर मैं सोच रहा था कि मीटिंग तो आपको पहले जो है वो तो करनी चाहिए, जो टॉप के, एक्चुअली नॉट कराची के टाउन प्लानर्स, इस पे तो आपको इंटरनेशनल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देना चाहिए, और दुनिया के जो टॉप के टाउन प्लानर्स हैं उनको आप बुलाएं, उनको कहें कि ये हमारे मसले हैं, बताएं इसको कैसे हल करना है, और वो आपको उसको सजेस्ट करके देंगे। फ्रैंकली पॉलिटिशियन तो ये नहीं कर सकते। मतलब मुझे अगर आप आज कह दें कि कराची में जी पानी आ रहा है तो उसको क्या करना, तो मुझे तो नहीं पता क्या करना है मुझे। और ये बताएं, मैं आपको बताऊं, कराची तो चूंकि बड़ा शहर है और डिस्कस होता है, हमारा झेलम में भी यही प्रॉब्लम है, हमारे लाहौर में भी यही प्रॉब्लम है, चिकवाल में भी यही प्रॉब्लम है, लोधरा में हमारे यहाँ कोई, और ये जो पब्लिक एक हमारा महकमा होता है जिसको कहते हैं पब्लिक हेल्थ का, तो हमारे सूबों में उसका काम होता है नालियाँ, गलियाँ, सीवरेज ठीक करना, पानी की स्कीमें, वाटर सप्लाई स्कीम्स ठीक करना। उनके सब इंजीनियर्स और इंजीनियर्स इस कदर थर्ड क्लास क्वालिटी है, वो कोई प्लान करने की अहलियत ही नहीं रखते। सो जब तक आप अपनी HR के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, जब तक आपके पास टाउन प्लानर्स नहीं होंगे, आपकी जो लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है उसको आप तगड़ा नहीं करेंगे, आप लोकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, उनको वसाइल नहीं देंगे, ठीक है हम बातें करते करेंगे, फिर अगले साल फिर शुरू हो जाएंगे। सही। फवाद साहब शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे आप, और जिसलिए भी मैंने तो दायरा 2 नाम लिए, परवीन साहब तो चली गई, आरिफ हसन साहब आज भी उनका तज़किरा करते हैं, और अंगी पायलट प्रोजेक्ट से मुतालिक भी जब वो बात करते हैं, अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं, टाउन प्लानिंग की बात करते हैं, मसाइल के हल की बात करते हैं, तो हमें जो लोग चले गए उनकी किताबों से सीखना चाहिए, और जो लोग मौजूद हैं उनके सोल्यूशंस को डिस्कस करना चाहिए, फ़ायदा चाहिए जो उनका एक्सपीरियंस है। और जो एक कुंजी है ना आगे बढ़ने की, वो तालीम है, वो इल्म है, और इस सिलसिले में जितना काम करें वो कम है। कोई बच्चा तालीम से महरूम न रह जाए, किताबें न मिलने के बायस मुस्तकबिल संवारने का सफ़र न रुक जाए। यही फ़िक्र थी कि नौजवानों ने उमरकोट में बच्चों के लिए 5000 किताबें जमा कर ली। इन नौजवानों का मकसद क्या है, कैसे ये लोग काम कर रहे हैं, इल्म की रोशनी कैसे फैलाना चाहते हैं, हम आपको दिखाते हैं। जी, हमने अभी तक 5000 किताब इकट्ठे कर लिए हैं और मज़ीद हम इकट्ठे करेंगे।
इस ज़माने में भी हमारे ऐसे नौजवान भी बैठे हुए जिन्होंने रात दिन एक करके मेहनत करके इन लोगों ने 5000 किताबें इकट्ठी की है। सोशल मीडिया का उन्होंने पॉजिटिव इस्तेमाल किया है। किताबों की कलेक्शन के दौरान उमरकोट, थरपाकर, मिरपुखास, सांगर समेत मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने हमसे रब्ता किया है, जिसमें हम लोगों तक हमने खुद रसाई भी की है। वो सोशल मीडिया और दीगर सहूलियात के ज़रिए हमसे रब्ता करते हैं और ख़ुद ही वॉलंटरी हमें बुक डोनेट करने का जो है वो इंटरेस्ट जाहिर करते हैं। फिर हम उन तक रसाई करके किताब ले आते हैं। हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि इस लाइब्रेरी में और भी मज़ीद अच्छी और निसाबी और गैर निसाबी किताबें रखी जाए। मैं समझता हूँ कि हम न सिर्फ उमरकोट डिस्ट्रिक्ट बल्कि थरपारकर डिस्ट्रिक्ट के जो तलबा हैं वो गुफ्तगू कर रहे थे। वक्त हो गया ख़त्म। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। बाहर जाएं तो प्लीज़ एहतियात के साथ मास्क लगा के जाइए। कोरोना गया नहीं है, कम ज़रूर हुआ है, लेकिन इसे अगर मुकम्मल भगाना है तो मास्क लगाना है। करेंगे मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।